वेलकम वेलकम वेलकम। बीएससी प्रोग्राम में तीसरे दिन मैं राम कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूँ। जल्दी से मुझे जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं चैट में लिख के बताएं कि जो आपने 2 दिन सीखा, क्या आपने उसे फील्ड में यूज किया, क्या उसे इम्प्लीमेंट किया। जल्दी से जल्दी चैट में मुझे यस लिख कर दिखाएं तो मैं समझूंगा कि हाँ, आप कुछ यहाँ से सीख रहे हैं जितनी जल्दी हो सके। वाह वाह, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र यस, राजेंद्र यस, सविता जी यस, ममता जी यस, जितेंद्र जी यस। वाह वाह, मुझे मतलब ये लग रहा है मुझे कि यहाँ से आपको जरूर कुछ सीखने को मिल रहा है। वाह, मजा आया, मजा, बहुत गजब 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 गजब। सभी जितने भी लोग हैं, वाह। संजय जी, मेहरबान जी, राकेश जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस जो लिख रहा है मतलब गुड मॉर्निंग में बोल रहा है, मैं समझ सकता हूँ कि आपने जरूर इससे जो आपने 2 दिन में डीएससी से सीखा, मेडिकल सिस्टम के द्वारा जो चलाया जा रहा है डीएससी, पर मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, तो आपने जरूर उसे फील्ड में इम्प्लीमेंट किया है। और यकीन मानो दोस्तों, अगर इसे आपने प्रॉपर वे में फील्ड में यूज किया तो दुनिया की कोई ताकत आपको डायरेक्ट सेलिंग में हरा नहीं पाएगी। बहुत सारे लोग आएंगे आपको हराने के लिए, लेकिन अगर आप यहाँ से जो सीख रहे हैं उसे आपने प्रॉपर वे में फील्ड में इम्प्लीमेंट किया तो आप बिल्कुल, जो कल सर ने बताया था कि आपके बाल के 100वें हिस्से के बराबर आप उसे ऐसे फू करके उड़ा दोगे। तो जितनी जल्दी हो सके अपने कलीग, अपने डाउनलाइन, अपने बिजनेस पार्टनर को संदेश दे कि डीएससी प्रोग्राम का तीसरा दिन है जो चालू हो चुका है और आज गजब की बातें आपको सीखने को मिलेगी जो आपको फील्ड में इम्प्लीमेंट करने में बेनिफिट्स देगी। जो टैगोर सर आपको यहाँ बताएंगे, इससे पहले थोड़े सा मेरे बारे में बता दूं। मैंने 2008 की एक बात बताऊंगा मैं आपको दोस्तों। घर पे मस्त सोया हुआ था सॉरी। और एक व्यक्ति आता है मेरी लाइफ में, और मुझे पहली बार मैंने डायरेक्ट सेलिंग 2008 में सुनी थी। तो वो आता है मेरे घर पर और मुझे कुछ ऐसे गोले बना बना के ऐसे बताता है कि ऐसे ऐसे अगर आप गोले बनाते हो और ऐसे ऐसे लोगों को आप इनवाइट करके ऐसे ऐसे यहाँ प्लेस करते हो, जोड़ते हो, तो आपको पैसा मिलेगा। 2008 के पहले मैंने कभी सुना ही नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग भी कोई सिस्टम है, ऐसा भी कोई सिस्टम है जिसकी वजह से पैसा कमाया जा सकता है। सपने तो थे, पैसा तो बड़ा कमाना है, ऑलरेडी एक बिजनेसमैन हूँ, तो थोड़ा सा यकीन कम हुआ कि क्या ऐसे लोगों को ऐसे 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 जोड़ने से सच में पैसा आता है क्या। क्योंकि कभी देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, कभी उसके बारे में समझा भी नहीं। तो मुझे जिसने प्लान दिया था वो एक कंपनी थी, उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे, लेकिन प्लान डायरेक्ट सेलिंग का ही था। तो मैंने उनको बोला सर देखो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यार ऐसे भी कोई पैसा आता है। तो बड़े मजे की बात, उन्होंने इतने प्यार से मुझे बोला कि सर अगर आपको इसमें बड़ा पैसा कमाना है और आपको यकीन चाहिए कि यार सच में इसमें पैसा आता है, तो कल सुबह एक सेमिनार है इंदौर में, आप मेरे साथ चल सकते हैं क्या। और मजे की बात कि दूसरे दिन संडे भी था, तो मैंने कहा सर संडे है, छुट्टी है, चल चलेगी, क्या इशू, देखने में क्या दिक्कत है मुझे। अगर ऐसे पैसे आता है तो सही रास्ता है, द राइट वे। अगर ऐसे पैसा आता है तो मैं करने के लिए, मैं देखने के लिए तैयार हूँ। तो मैं गया वहां पर, और मेरी लाइफ में पहली बार मैंने कोई ऐसा इवेंट अटेंड करा, मतलब वो मैं अंदर तक झंझोर गया। हॉल जो था वो कचाखच बिल्कुल ऐसा सटासट भरा हुआ था, ऐसे लोग चिपके चिपके बैठे थे, मुझे बैठने तक की सीट नहीं मिली। तो मैंने सोचा यार ये क्या हो रहा है, यार एक ऐसी भी दुनिया है क्या यार जहाँ पर इतना इतने लोग उमड़ पड़े हैं किसी के लिए। और वहां लोग आकर अपनी जनरी बता रहे थे, अपनी कहानियां सुना रहे थे। कोई आ रहा था, बोला था मैंने इतने समय से काम करा और इतना पैसा कमाया, ऐसा ऐसा पैसा कमाया, ऐसे मेरी जर्नी थी, मैं यहाँ से जीरो से हीरो बना, से मैं गाड़ी लाया, ये लाया वो लाया। तो मैं अंदर से हिल गया, मैं बोला राम तू कितना लेट हो गया यार भाई, तुझे किसी ने आज तक बताया ही नहीं है कि ऐसा भी कोई सिस्टम होता है डायरेक्ट सेलिंग जिसमें ऐसे भी पैसा आता है। मैंने डन किया, वही डन किया। लेकिन मानो दोस्तों, मैंने उसी दिन डन करा कि नहीं सर काम करेंगे, काम बहुत अच्छा है। और मुझे पता नहीं था, मैं क्यों इन चीजों से अनभिज्ञ था,
या मुझे पता नहीं ऊपर वाला चाह ही नहीं रहा था अभी तक इस सिस्टम में लाने के लिए, आप मेरे माध्यम बने इस सिस्टम में आने के लिए। तो मैंने कहा डन। मैंने दूसरे दिन से ही उसमें ज्वाइनिंग ली और काम स्टार्ट किया। खूब दिल लगा के काम करा दोस्त, खूब दिल लगा के काम करा। और इतना काम किया जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन कुछ त्रुटियां थी, कुछ कंसेप्ट मेरे अधूरे रह गए, जिसको बोलते हैं ना हलकत गगरी छलकत जाए। मतलब मेरे पास कम ज्ञान था और कम ज्ञान के चक्कर में मैंने उस कंसेप्ट से थोड़ा सा बाहर हो गया। लेकिन मेरा एक माइंड सेट वहां से हुआ था कि यार काम तो डायरेक्ट सेलिंग है यार, डायरेक्ट सेलिंग में काम बड़ा है, करेंगे अपन जरूर। लाइफ में मेरी कुछ दो चार कंपनियां और भी आई बीच में जिसमें मैंने काम किया, लेकिन वही पैसा उस लेवल का था नहीं क्योंकि प्रोडक्ट सस्ते थे। और फिर अगस्त 2021 में जब मेरी लाइफ में कैंगन आता है तो समझ में ही कहा नहीं कि भाई साहब बेचना तो पड़ेगा पर बड़ा बेचेंगे। जब बड़ा बेचेंगे तो बड़ा पैसा आएगा, छोटा बेचेंगे तो छोटा पैसा आएगा। तो वहां से कंसेप्ट मेरा क्लियर हुआ और लगातार 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 लगे रहे और इस काम को मैंने आगे बढ़ाया। तो आज मेरे मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, मेरे लिए हर्ष का विषय है कि आज मैं डीएससी प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूँ। तो ये मैं मुझे गर्व है अपने आप पर कि यार चलो ये मैं किसी के लिए काम आ रहा हूँ आज। और मैं जहां था कैंगन से पहले, वहां मैं किसी के लिए काम नहीं आ पा रहा था। क्या काम कर रहा था मुझे ही नहीं पता। मैं भी उन कुछ चुनिंदा लोगों के बीच में ही था और चुनिंदा लोगों से वही चुनिंदी चुनिंदी बातें होती थी, वही कुछ गिनी चुनी बातें होती थी जो ले देकर हम उन्हीं टॉपिकों पर दिन भर गपशप किया करते थे। तो उन चीजों से मैं हटा, बाहर आया और आज आपके सामने है दोस्त। इतना प्यारा सिस्टम मुझे मिला ये, जिसका मैं जितना धन्यवाद करूं, दिल से धन्यवाद, मेरी अंदर की रोम रोम से अगर मैं धन्यवाद करूं तो मैं वो भी कम है। क्योंकि मेरी लाइफ को, हो सकता है आपकी कितनी बदली मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी लाइफ 180 डिग्री नहीं 360 डिग्री से मेरी लाइफ बदल गई। आज इतना प्यार मान सम्मान मुझे मिलता है। पैसा तो यह मैं आपको बताऊं दोस्त, बाई प्रोडक्ट है। पैसा यहाँ आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हालांकि हम सब आए पैसे के लिए, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट है। अगर आपने इस काम को दिल लगाकर, जान लगाकर अगले 4-5 साल फोकस करके काम कर लिया तो यकीन मानना कि आप, मैं जो अभी बातें कर रहा हूं ये आप भी आने वाले 3-4 साल बाद करेंगे। क्योंकि मेरी लाइफ में पिछले 3-3.5 साल से घट रहा है। जो मैंने सोचा नहीं था वो काम यहाँ से हुआ। विदेश टूर हुए, इंडिया भ्रमण हुआ, लोग जानने लगे, राज्य से अदर राज्यों में मुझे जानने लगे। तो ये हुआ क्यों? हुआ ऐसे ही जो सुरुद्दीन सर ने बताया था, माइंडसेट। माइंडसेट मैंने किया और काम चालू किया। तो मैं आपको एक बात और बोलूंगा, अभी जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने बिजनेस पार्टनर, मतलब मैं आपको एक बात और बोलूंगा कि कभी भी अपने डाउन लाइन को आप डाउन लाइन कहकर संबोधित ना करें, उसे हमेशा अपना बिजनेस पार्टनर। क्योंकि डाउन लाइन शब्द सुनना लोगों के लिए थोड़ा सा अ, मान सकते हैं कि उसे इरिटेट हो सकता है। तो आप अपनी डाउन लाइन को हमेशा बिजनेस पार्टनर बोले और सीनियर को हमेशा रिस्पेक्ट करें। क्योंकि सीनियर जो है आपको राह दिखाएगा और आपका जो बिजनेस पार्टनर है वो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा, क्योंकि वहां से आपकी रैंक निकलेगी। तो यही बातें हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं डीएससी के माध्यम से। तो जितने आपके बिजनेस पार्टनर रह गए हो उन्हें तुरंत कॉल करें और डीएससी को ज्वाइन करवाएं। हालांकि हिंदुस्तान की एक मेंटलिटी है और बड़ी गंदी है, और वो हमने आपने सबने मिलकर ही उसे प्रमोट किया है। मीटिंग सेमिनार को लेकर हमारी जो धारणा है वो ये धारणा है कि हाँ 8 बजे अगर इवेंट चालू होगा तो 8:30-9 बजे तक चालू होता है, 9 बजे तक चालू होता है। क्योंकि हमने कभी बिजनेस इवेंट अटेंड नहीं की। हमने आज तक जो अटेंड करे वो शादी
कोई नेता की रैली, कोई भजन मंडली, ये चीजें हमने अटेंड की। तो वहाँ यही होता है। तो हम बिजनेस मीटिंग को भी ऐसे ही कंपेयर करते हैं। तो वो शादी में जाना है, खाना खाना है, आना है। तो इसको आप थोड़ा सा सीरियसली लें। और अगर आपने इसको सीरियसली लिया तो आने वाली 3 पीढ़ियां आपको याद करेगी दोस्त। तो जितने भी मेरे सीनियर, मेरे बिजनेस पार्टनर, मेरे मेंटोर, मेरे सारे लोग आप यहाँ जो बैठे हो, मैं सबको यही बोलूंगा कि जितनी जल्दी हो सके अपने जितने भी लोग हैं आपके बिजनेस पार्टनर, उनको तुरंत कॉल करें और उनको बुलाएं कि आज डीईसी का तीसरा दिन है। और अगर एक दिन भी आपका छूटता है तो हो सकता है आपकी लाइफ में वो दिन टर्निंग पॉइंट वाला रहा। जो आपके कंफ्यूजन है वो यहाँ से दूर होने वाले हैं और आप उसे मिस कर जाएंगे। तो आप उसी कंफ्यूजन में उलझे हुए रह जाएंगे और फिर आप यहाँ बड़ा काम नहीं कर पाओ। और 4 साल 3 साल बाद आप बोलते फिरोगे मार्केट में, अरे हमने भी किया था, अरे यार डायरेक्ट सेलिंग कुछ होता नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग में दम नहीं है। और ये बोलने की हिम्मत नहीं होगी कि इसके रूल्स और रेगुलेशन हमने फॉलो नहीं किए। डायरेक्ट सेलिंग में तो दम है पर मेरे में दम नहीं है, ये बोलने का दम भी चाहिए। तो अगर आपने इस डीएससी प्रोग्राम को पूरी तरह से प्रॉपर वे में, बुक में, कॉपी में, नोट्स के साथ में बना के काम किया तो आपका काम होगा। अदरवाइज 2-3 साल बाद इनमें से ही कुछ लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, वही लोग आने वाले समय में बोलते फिरेंगे कि नहीं भैया कुछ होता नहीं है। तो जल्दी से जल्दी कॉल करिए। मैं बैकेंड टीम से निवेदन करूंगा कि टैगोर सर का वीडियो प्ले करें और देखते हैं टैगोर सर क्या हमें बहुत अच्छा सिखाने वाले हैं। ठीक इस सेशन में हम बात करेंगे प्रोस्पेक्टिंग एंड लीड जनरेशन के बारे में, जिसका मतलब है 3 तरीके से कवर करेंगे। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग एंड लीड जनरेशन, क्या है प्रोस्पेक्टिंग, क्या है लीड जनरेशन, ये सबसे पहले होगा। व्हाई इज प्रोस्पेक्टिंग एंड लीड जनरेशन इंपॉर्टेंट, क्यों करना चाहिए प्रोस्पेक्टिंग एंड लीड जनरेशन। और तीसरा हम बात करेंगे हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग एंड हाउ टू डू लीड जनरेशन। इसके प्रैक्टिकल हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस, कुछ कहानियां कैसे किया गया उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये तीनों के तीनों का मिश्रण से अगला सेशन में हम बात करेंगे प्रैक्टिकली हमारे बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, इनवाइट कैसा करना चाहिए, ये दोनों के दोनों हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट होते हैं व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग या व्हाट इज लीड जनरेशन। इसको छोटी सी कहानी के रूप में मैं वापस पेश करूंगा, हर बार कहानी तो आता ही है। तो बचपन में जब मैं फाइनल ईयर बीकॉम पढ़ाई करता था, 21 साल का था, रायगढ़ गांव उड़ीसा में रहता था। हमारे कॉलेज वाले हमको लेके गए शुगर फैक्ट्री दिखाने के लिए, स्टूडेंट लोगों को वो दिखाया जाता था। तो हम सबके सब बस में शुगर फैक्ट्री में गए, फैक्ट्री का डोर खुला, मेन डोर के अंदर जाके उतरे तो हम सबके आंखें भर गए, क्योंकि हमारा नजर जहां तक जा रहा था फैक्ट्री में हर जगह पर गन्ना भरा हुआ था, शुगर केन भरा हुआ था। तो उस फैक्ट्री का मैनेजर जो थे हमारे उस दिन के गाइड बन गए, हमको अंदर लेके गए, फैक्ट्री कैसा गन्ने को लेके आते हैं। उन्होंने हमको समझाया कि यहाँ पर हम लोग 6 मंथ स्टॉक पॉलिसी मेंटेन करते हैं, जिसका मतलब है हर दिन 25-30 ट्रक भर के गन्ना आता है और उतना कंज्यूम भी होता है। और वो जो स्टॉक है 6 महीने तक चलने वाला स्टॉक है, यानी नया गन्ना नहीं आया तो भी फैक्ट्री 6 महीने तक चलेगा, उतना स्टॉक मेंटेन करते हैं। ये पूरा खत्म होने के बाद वो अंदर लेके गए, मशीन कैसा गन्ने को दबाता है, जूस कैसे निकालता है, कैसे गर्म होता है, कैसे ठंडा होता है, कैसे शक्कर बनता है, पूरा 1.5-2 घंटा हमको दिखा दिया। और दिखाने के बाद कैसे गन्ने में से शक्कर बनता है हम सब 55 स्टूडेंट देख लिए। हमको चाय पिलाने, समोसे खिलाने के लिए कैंटीन में लेके गए। और ये खिलाते पिलाते वो जो फैक्ट्री का मैनेजर था, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी थे, उन्होंने हम सब स्टूडेंट्स के सामने, 21 साल के स्टूडेंट्स के सामने एक क्वेश्चन पूछा। और क्वेश्चन था कि शुगर फैक्ट्री का काम क्या है। तो हम सब लोग बड़े स्मार्ट, ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते। शुगर फैक्ट्री का काम है गन्ने में से शक्कर बनाना, गुड़ बनाना, ये सब के सब बोले। सबके बातें, 55 लोगों की बातें सुनने के बाद
उन्होंने 2 सेंटेंस लिखा ब्लैक बोर्ड के ऊपर चॉक पीस से। बोलते शुगर फैक्ट्री का 2 काम है, 1 2। 2 के सामने लिखा उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुगर, शक्कर बनाना। तो शुगर फैक्ट्री का काम नंबर 2 है शक्कर बनाना। उसके बाद उन्होंने 1 के सामने क्वेश्चन नंबर डाला, पूछते हैं कि काम नंबर 1 क्या है, और अचानक हम लोगों के पास उसका जवाब नहीं था। उन्होंने बोला 5 मिनट के साइलेंस के बाद, शुगर फैक्ट्री का पहला काम है गन्ना पैदा करना, कल्टीवेटिंग शुगर केन। और अचानक हम लोगों को ये सुनकर आश्चर्य हो गए कि शुगर फैक्ट्री का काम गन्ना पैदा करना कैसा हो सकता है। तो उन्होंने उसके बाद हमको एक्सप्लेन किया कि हमारा शुगर फैक्ट्री में कल्टीवेशन डिपार्टमेंट है, उसमें ऑफिसर लोग काम करते हैं। आसपास के 500 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी छोटे छोटे गांव हैं, उस गांव में जाते हैं, किसानों को हम कन्विंस करते हैं कि तुम्हारा 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन में आप का चावल मत उगाओ, गन्ना उगाओ, सरसों मत उगाओ, गन्ना उगाओ, भिंडी मत उगाओ, गन्ना उगाओ, फ्रेंडली मत उगाओ, गन्ना उगाओ। गन्ना उगाने से हम आपको एडवांस देंगे, हम ट्रैक्टर देकर जोतेंगे, बोरवेल खोद के देंगे, तुम्हारे फेस्टिवल के टाइम पर संभालेंगे, तुमको हर प्रकार से गन्ना उगाओ, गन्ना उगाओ, गन्ना उगाओ, ऐसा प्रचार करना, लोगों से गन्ना उगाना उस डिपार्टमेंट का काम है। ऐसा बोलते हुए वो मैनेजर ने लास्ट में कहा कि इस शुगर फैक्ट्री का कीमत 60 करोड़ रुपया, 1991 की बात कर रहा हूं, उन्होंने बोला 60 करोड़ के लागत से, इन्वेस्टमेंट से फैक्ट्री बना है, और इस 60 करोड़ का फैक्ट्री का वैल्यू 0 है गन्ने के बगैर। अचानक उन्होंने जो कुछ कहा उसका लॉजिक हमको समझ में आया। सचमुच शुगर फैक्ट्री इतना बड़ा है मगर गन्ने के बगैर उसका कोई काम नहीं है। एग्जैक्टली उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके बिजनेस में भी आपका 2 काम है। आपके इस बिजनेस के अंदर आपका 2 काम है। दूसरा काम है सेल करना, मशीन बेचना या टीम बनाना, और पहला काम है गन्ना पैदा करना या प्रोस्पेक्ट बेस पैदा करना, राइट। जैसे शुगर फैक्ट्री का 60 करोड़ का कीमत है, आप इस बिजनेस, हर एक आदमी इस बिजनेस में 60 करोड़ का आदमी है, मगर प्रोस्पेक्ट के बगैर आप 0 है। आपके पास डेली इनवाइट करने के लिए, डेली मीटिंग में बुलाने के लिए, डेली प्लान दिखाने के लिए, डेली प्रोडक्ट दिखाने के लिए सफिशिएंट प्रोस्पेक्ट्स होना चाहिए। और जैसा वो शुगर फैक्ट्री में 6 महीने का स्टॉक पॉलिसी था, या मैंने 6 महीने तक अगर नया गन्ना नहीं आया तो भी फैक्ट्री चलेगा, उसी प्रकार आपके पास भी आपके बिजनेस को डेली 5 लोगों को अगर आप मिलते हैं तो 6 महीना चलने तक, डेली 5 यानी महीने का 150, महीने का 150 यानी 6 महीने में 900, आपके पास 900 प्रोस्पेक्ट होना चाहिए। अगर आप 900 प्रोस्पेक्ट को लेकर बिजनेस में जुड़ते हैं तो आप डेली 5-5 को मिलेंगे तो 6 महीने में खत्म नहीं होगा, राइट। और उसके बाद डेली आपका नया गन्ना का स्टॉक जैसा आता है, आपको नया प्रोस्पेक्ट बढ़ाते रहना चाहिए। दैट इज प्रोस्पेक्टिंग या दैट इज लीड जनरेशन, राइट। तो हम सबके पास प्रोस्पेक्ट होना चाहिए बिजनेस में टिकने के लिए। अगर आपके पास 900 नहीं है, 500 नहीं है, 10 नहीं है, 20 नहीं है, आप एक बिजनेस में उतर जाते हैं, 4-5 लोगों को फोन करते, चारों ने अगर आपको ना बल दिया तो आपका बिजनेस वहां पर खत्म होता है। दैट्स नॉट ए प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग दिस बिजनेस। इस बिजनेस में आपका नेटवर्क, आपका बिजनेस, आपका ग्रोथ कभी भी रुकना नहीं चाहिए। एक सेकंड में प्रोस्पेक्टिंग में से पीछे हटकर एक और सब्जेक्ट के बारे में, इस सब्जेक्ट को क्लैरिटी लाने के लिए बात करना चाहता हूं कि इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण बात जानना यह है कि यह डुप्लीकेबल बिजनेस है, राइट। मैं मेरे टीम में लोगों को जोड़ता जाता हूं और लोग जुड़ते जाते हैं। 1 महीना हो गया 4-5 लोग जुड़ गए, 2 महीना हो गया 10-12 लोग हो गए, 6 महीना हो गया 150 लोग हो गए, 1 साल हो गया 800 लोग हो गए, 2 साल हो गया 4000 लोग हो गए, 3 साल हो गया 25000 लोग हो गए। ये बिजनेस बड़े जबरदस्त तरीके से बढ़ता जाता है। और ये जितने भी लोग 5000, 10000, 2000, 1000, 25, 10 लोग जो हैं आपको ऊपर देखते रहते हैं, एंड इसको डुप्लीकेबल बिजनेस बोलते हैं। आप जो कर रहे हो वो भी वही करते हैं, आप जो कर रहे हो वो भी वही करते हैं, यानी आप इस बिजनेस के रोल मॉडल है। आप अगर डेली काम कर रहे हो, आपके टीम के लोग डेली काम करना सीखते हैं। आप अगर महीने में 1 बार काम कर रहे हो, आपके टीम के लोग महीने में 1 बार काम करेंगे। तो आपके टीम के लोग महीने में 1 बार काम करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगा, या आपके टीम के लोग डेली काम करने से आपको कामयाबी मिलेगा? ऑब्वियसली आपके टीम के सभी लोग डेली काम करने से
आपको कामयाबी मिलेगा, उनको भी कामयाबी मिलेगा। यानी आपके टीम के सभी लोगों को अगर डेली काम करना है तो एक ही चीज होना चाहिए दोस्तों, और वो है आपको डेली काम करना है। आप क्या चाहते हैं? आपकी टीम के लोग डेली आधा 1 घंटा काम करें, 8 घंटा काम करें? आप अगर चाहते हो 8 घंटा आपके टीम के सभी लोग काम करें, तो आपको खुद को डेली 8 घंटा काम करना पड़ेगा, राइट? आप डेली 8 घंटा काम करने वाला टीम का निर्माता बन गए तो आपको 3 से 5 साल के अंदर पहुंचने का संभावना है। वर्ल्ड में पहला आप बन सकते हैं जो उस लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए डेली काम करने के लिए आपको लगेगा प्रोस्पेक्ट बेस। प्रोस्पेक्ट बेस कैसा पैदा करने का, उस सब्जेक्ट के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रोस्पेक्टिंग एंड लीड जनरेशन के बारे में जब चर्चा चल रहा था तो मेरा डिस्कशन हुआ मनोज तिवारी साहब से, आपके टीम के। उन्होंने बड़ा बढ़िया सा 1-2 बातें पूछा मेरे को, मैं सोचा कि वो कवर करना जरूरी है। वो बोलते हैं कि हम जिसको भी फोन करते हैं उन लोगों को पहले से मालूम पड़ चुका है कि हम लोग ये वाटर प्यूरिफायर के बारे में बात कर रहे हैं या आयोनाइजर के बारे में बात कर रहे हैं, या पूरे मोहल्ले में सबको मालूम पड़ गया है कि मैं इस बिजनेस में हूं और मैं फोन करूंगा बोल के पहले से उनको आइडिया आ चुका है। और वो लोग रेडी होके बैठे हैं कि फोन करने से, एक तो फोन नहीं उठाते, उठाने पर पहले से उनका ऑब्जेक्शन रेडी रहता है। ऐसे स्थिति में मैं क्या करूं, मैं कैसे इस चीज को ब्रेकआउट करूं? और मेरे टीम के लोगों के साथ भी सेम हो रहा है। हर जगह पर मेरा टीम फैल रहा है, मगर हर जगह पर लोगों के प्रोस्पेक्ट खत्म हो चुके हैं। कैसे इनवाइट करें, क्या बोलें, कैसे करें, ये एक सब्जेक्ट जो था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे खुद की प्रोस्पेक्टिंग प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे किया उसका एक इलस्ट्रेशन देते हुए आप लोगों को कहानी को आगे बढ़ाऊं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं। मैं 1991 बॉम्बे आया और मैं कार्बन पेपर सेल्समैन बन गया। मैं वर्ल्ड इंडिया का नंबर 1 कार्बन पेपर सेल्समैन था जिस कंपनी में काम करता था। उसके बाद 92 में मैं एक येलो पेजेस कंपनी में जुड़ा और 1995 में मैंने मेरा खुद का येलो पेजेस, मल्टी कलर्ड येलो पेजेस कंपनी स्टार्ट किया। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। अब 1995 1 जून के दिन जब मेरा खुद का मैंने येलो पेजेस कंपनी स्टार्ट किया, उस वक्त की हालात यहां पर हम लोगों को जानना जरूरी है। और येलो पेजेस यानी एडवर्टाइजमेंट कलेक्ट करने वाला कंपनी, इसका बैकग्राउंड ऐसा था कि 1989 से लेकर 93 के बीच में 4 सालों में बॉम्बे सिटी में कम से कम 200 कंपनियां येलो पेजेस के नाम पर आए और बिजनेस स्टार्ट किया। और सबके सब लोगों ने हम येलो पेजेस छापेंगे, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद छापेंगे बोल के पैसे इकट्ठा किया। और जब छापने का टाइम आया वो सब बंद होके भाग गए। ऐसा 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 10 बार नहीं हुआ, 20 बार नहीं हुआ, 200 कंपनियां हैं, सबके सब भाग गए। उसमें छोटे मोटे कंपनियां भी थे और उसमें बड़े कंपनी भी थे। वो जमाने में इंडिया का नंबर 1 कंपनी हुआ करता था M&N पब्लिकेशन, उसने मार्केट में 250 करोड़ रुपए लेके भाग गया। यूडीआई येलो पेजेस बोल के ऑफिशियल M&N MTNL डायरेक्टरी के साथ उनका टाइप था, वो लोगों ने 300 करोड़ लेके भाग गए। ये सब के सब जितने भी बॉम्बे में बिजनेसमैन थे येलो पेजेस के नाम पर, सब लोगों ने 200 बार नहीं मगर हर कस्टमर 1, 2, 3, 4 बार येलो पेजेस को विश्वास करके पैसा देकर उनके साथ धोखा हुआ था। तो बॉम्बे के बिजनेसमैन लोग तब तक 7-8 बार, यानी 200 कंपनियां भाग चुके हैं, यानी हर आदमी को 7-8 बार धोखा हो चुका। जब जब येलो पेजेस को विश्वास किया उनके साथ धोखेबाजी हुआ। मगर जहां तक बॉम्बे के बिजनेसमैन का सवाल था, उन लोगों के लिए ऐसा था कि येलो पेजेस एक ऐसा धंधा है जहां पर टाटा को भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। एंड वो था 1 जून 1995, जिस वक्त मैं राजेश टैगोर बॉम्बे में मार्केट में उतरा और बोला कि मैं येलो पेजेस छापूंगा, एडवर्टाइजमेंट दो। आप दिमाग लगाकर बताइए, अगर ये हाल सच है तो मेरे साथ क्या होना चाहिए? आप अगर बिजनेसमैन हो तो क्या आप मेरे को एडवर्टाइजमेंट देंगे? क्या आप मेरे को खड़ा करेंगे? क्या आप मेरे को पैसा देंगे? मेरा बिजनेस का क्या होना चाहिए? आप सोच के बता सकते हैं, राइट? मेरा पूरा के पूरा कोलैप्स होना चाहिए था। मेरे सारे दोस्त, फ्रेंड, सब के सब बोले ये बेवकूफ़ी है, खुदकुशी है। मगर मैं किसी के भी बात नहीं सुना। मैं मेरा येलो पेजेस कंपनी स्टार्ट किया और लोगों के पास जाकर मैं उन लोगों से बात किया। मेरे को 2 चीज आता था दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग आता था और सेलिंग आता था। नतीजा, मैं जिस किसी के पास गया वो सब के सब खुशी खुशी मुझे एडवांस में पैसा दिया। एक होता है दुनिया भर के लोग येलो पेजेस बेचने के लिए क्या करते थे और उसके सामने मैं था येलो पेजेस छापने के लिए मैंने क्या किया। एग्जैक्टली उसी तरह दुनिया के बाकी सब लोग
आपके बिजनेस में कामयाबी के लिए क्या करते हैं, आप अगर वो करोगे तो आपका कामयाबी बहुत स्लो हो जाएगा। मगर आपको वो करना है जैसा मैंने किया। प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपको कस्टमर को वो देना है जो कस्टमर का मतलब का है, राइट? आपके कस्टमर का मतलब का है हेल्थ। आपके प्रोडक्ट में हेल्थ पूरा फैमिली को मिलता है, उस चीज को अगर दे सकते हैं, दिलाते हैं, ये अवेकनिंग करेंगे तो आपका प्रोस्पेक्टिंग होगा। आपके कस्टमर को दूसरा जबरदस्त बेनिफिट मिलता है, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम यानी मैं काम नहीं करूं तब भी जीवन भर लगातार मुझे पैसा आता रहे, वो वाला पैसिव इनकम, वो आपके बिजनेस में मिलता है। उस चीज को अगर अवेकन कर पाएंगे तो तब जाकर आपका प्रोस्पेक्टिंग हो पाएगा। आप अगर ये दोनों करने की जगह पर आप अगर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देकर शुरू करते हैं, हेलो मेरा नाम राजेश टेगोर है, मैं आपको हमारा वाटर प्यूरिफायर के बारे में बात करना चाहता हूं, वाटर आयनाइजर के बारे में बात करना चाहता हूं, हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करना चाहता हूं, हमारे नेटवर्क में जुड़ने के बारे में बात करना चाहता हूं, इनमें से कोई भी यूज करेंगे आप तो आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तो आपको आपकी बिजनेस के सबसे अहम बातें मार्केटेबल तरीके से कर पाना, लोगों को बता पाना होगा आपका राइट वे ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। तो अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि प्रोस्पेक्टिंग क्या है, शुगर फैक्ट्री के एग्जाम्पल से प्रोस्पेक्टिंग क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है मालूम पड़ता है। जिस आदमी के पास प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, लीड नहीं है, वो बिजनेस में से आउट हो जाएगा। कंटिन्यूअसली आपके पास फैक्ट्री चलाने के लिए गन्ना होना चाहिए, कंटिन्यूअसली आपके पास बिजनेस चलाने के लिए प्रोस्पेक्ट्स आते रहना चाहिए। वही चीज मैंने किया था मेरे बॉम्बे बिजनेस बुक छापते वक्त, कंटिन्यूअसली लोग मेरे पास अट्रैक्ट हो वो वाला कार्य किया। आपको भी लोग अट्रैक्ट हो वो वाला कार्य करने का। लोग अट्रैक्ट किस चीज के लिए होंगे आपके बिजनेस के बारे में, दो खास बातें हैं, फिर से मैं रिपीट करता हूं आपके बिजनेस में। पहला है, आपका बिजनेस एक हेल्थ प्रोडक्ट है, तो कौन है आपके लिए आइडियल प्रोस्पेक्ट? तो वो आदमी आपके लिए आइडियल प्रोस्पेक्ट है जिसके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सवाल नंबर 2 है कि किसके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट इस दुनिया में? तो उसका जवाब है हर इंसान के लिए हेल्थ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब है इंडिया का, वर्ल्ड का हर आदमी आपका प्रोस्पेक्ट है, राइट? अब दूसरी बात होता है कि आपके बिजनेस की या आपकी प्रोडक्ट की दूसरी खास बात, बेनिफिट क्या है? वो है इनकम एंड पैसिव इनकम। इनकम कमाई, एक्टिव इनकम यानी कमाई, पैसिव इनकम यानी काम नहीं करते वक्त आने वाला कमाई। इंडिया में और दुनिया में किन किन लोगों को एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम दोनों की जरूरत है? एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम दोनों की जरूरत है। किन को है? तो वापस जवाब है सभी को जरूरत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं हर आदमी आपका प्रोस्पेक्ट है, एवरीबॉडी इज ए प्रोस्पेक्ट। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर हर आदमी प्रोस्पेक्ट है तो हर आदमी आपके बिजनेस में जुड़ क्यों नहीं रहा, आपका सामान खरीद क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप जब किसी के पास ये बिजनेस के बारे में बात करने को जाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात करने को जाते हैं, उनका दिमाग बंद रहता है। एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम ये गेम खेलते हुए देखेंगे कि यहां पर ये बॉल है। समझो मैं आपको बॉल फेंकता हूं, मैं आपका भूमिका अदा कर रहा हूं, मुझे बॉल पकड़ना है, राइट? तो बॉल में पकड़ा हूं, बॉल मेरे पास आया, पकड़ा, आपको दिखाई दे रहा है बॉल आया, पकड़ा, यानी जब जब बॉल मेरी तरफ आए मैं पकड़ सकता हूं, राइट? ये बॉल मैं पकड़ सकता हूं। अगर समझो मेरे दोनों हाथ पीछे बंद है और मैं बॉल पकड़ने को कोशिश करूं, देखिए मेरा हाथ बंद है, क्या मैं पकड़ पाऊंगा? नहीं पकड़ पाऊंगा। बॉल को पकड़ने के लिए हाथ खुला रहना जरूरी है। अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए, बिजनेस को पकड़ने के लिए, प्रोडक्ट को पकड़ने के लिए दिमाग खुला होना जरूरी है। जिसका मतलब है प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले या अपने बिजनेस बात करने से पहले, प्रोस्पेक्टिंग के अंतर्गत दिमाग को खोलना मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दिमाग खुला, बात समझ में आया, दिमाग बंद, बात रिजेक्ट हो गया। तो इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण है दिमाग को खोलना। आदमी को यह बिजनेस सुनने के लिए, समझने के लिए ओपन कर पाना। येलो पेजेस के लिए सब लोगों का दिमाग बंद था, मगर मैंने एक रास्ता निकाला जिसमें से लोग दिमाग खोलकर मेरे अपॉर्चुनिटी को देखने को तैयार हुए। आपको भी इस बिजनेस को देखने के लिए आंखें खोलना, दिमाग को खोलना सबसे पहला जरूरी है। तो प्रोस्पेक्टिंग में आपको दिमाग खोलने के तरीका सीख पाना जरूरी है।
तो हम अब बात करते हैं कि माइंड ओपन कैसे करते हैं, उसका एक छोटा सा इलस्ट्रेशन समझो। आप और मैं सामने सामने खड़े हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए क्या है, मैं आपको पूछता हूं तो आप बोलते हैं कि ये सिक्का है, तो मैं बोलता हूं कि समझो ये मेरा सिक्का है और आपके पास भी ऐसा सिक्का है, और मैं आपको ये सिक्का दे दिया और आपने आपका सिक्का मेरे को ले लिया, यानी हम दोनों ने सिक्का एक्सचेंज कर लिया। सिक्का एक्सचेंज करने के बाद आपके पास कितने सिक्के रहे? एक ही। मेरे पास कितने सिक्के रहे? एक ही। राइट? जब भी हम सिक्का या सामान एक्सचेंज करते हैं वो बढ़ता नहीं है। उसके जगह पर समझो हमारे पास, मेरे पास एक आइडिया है, सिक्का नहीं आइडिया है, और आपके पास एक आइडिया है। मैं आपको मेरा आइडिया देता हूं, आप मेरे को आपका आइडिया देते हैं, हमने आइडिया एक्सचेंज किया। इस एक्सचेंज के बाद आपके पास कितने आइडिया हो गए? 2। मेरे पास कितने आइडिया हो गए? 2। जब हम सिक्का एक्सचेंज करते हैं तो वैल्यू सिंगल रहता है, जब हम आइडिया एक्सचेंज करते हैं तो वैल्यू डबल हो जाता है। आपके पास 2 आइडिया, मेरे पास 2 आइडिया, दोनों का डबल बेनिफिट हुआ। एग्जैक्टली उसी प्रकार का मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर करना चाहता हूं। आप उस आइडिया को देख लीजिए, आपका आइडिया मैं सुन लेता हूं, मेरा आइडिया आप सुन लेंगे, दोनों का डबल हो जाएगा। कैसा लगा मेरा आइडिया? तो आइए हमारे एक आइडिया शेयरिंग सेशन में ऐसे बोलते हुए आप कस्टमर का माइंड ओपन करते हुए भी इनवाइट कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण एक फर्क के बारे में हम लोगों को यहां पर जानना जरूरी है कि सेलिंग अलग है, लीड जनरेशन अलग है। फिर से मैं बताता हूं, सेलिंग अलग है, लीड जनरेशन अलग है। मैं जो शुगर फैक्ट्री का एग्जांपल दिया, उस शुगर फैक्ट्री के एग्जांपल के हिसाब से देखेंगे तो शक्कर बनाना अलग है, गन्ना पैदा करना अलग है। शक्कर बनाना अलग है, गन्ना पैदा करना अलग है। मशीन में, शुगर फैक्ट्री में शक्कर बनता है, खेती में गन्ना बनता है। आप अगर दोनों को मिक्स करोगे या दोनों को मिक्स करने के दिमाग से देखोगे तो आप हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। तो जिस दिन हम लोग प्रोस्पेक्टिंग या लीड जनरेशन का काम कर रहे हैं, उस दिन हम सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग एंड लीड जनरेशन का काम कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टिंग एंड लीड जनरेशन का मतलब है आदमी का नाम, मोबाइल नंबर, 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 ऐसा हजार ऐसे लोग जिनको आप फोन करेंगे तो वो आपसे मिलने के लिए, आपसे सुनने के लिए, आपके प्रेजेंटेशन देखने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा 1000 लोगों को तैयार करना इस प्रोस्पेक्टिंग। उनको मिलना, उनको समझाना, उनको पटाना, उनको प्रोडक्ट्स दिखाना, उनको क्लोज करना, वो सेलिंग है, वो सब्जेक्ट अलग है। आप प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त सेल्स माइंडसेट में मत देखिए। आप प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त सेल्स के माइंडसेट से देखेंगे तो आपका प्रोस्पेक्ट बनेगा ही नहीं। बराबर है? यानी खेती करते वक्त शक्कर के बारे में मत सोचिए, शक्कर बनाते वक्त खेती के बारे में मत सोचिए। दोनों अलग है, खेती अलग है, शक्कर अलग है। उसी तरह सेलिंग अलग है, प्रोस्पेक्टिंग अलग है। अब हम जो बात कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग एंड लीड जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और प्रोस्पेक्टिंग एंड लीड जनरेशन के वक्त आपका दिमाग में एक ही बात चल रहा है कि मैं कैसे लिस्ट बढ़ाऊं, मैं कैसे लिस्ट बढ़ाऊं, मैं कैसे लिस्ट बढ़ाऊं। वो सामने वाला दुकान वाले के साथ मैं कैसे बात करूं, वो सामने जो कंपनी है उसमें करीबन 400 लोग काम कर रहे हैं, इन लोगों को मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करूं। मैं जाकर ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर अगर घुस गया तो यहां पर 300 फ्लैट है, इन लोगों के साथ मैं कैसे परिचय करूं। ये सामने जो मार्केट है, मार्केट में करीबन 6000 दुकान है, ये सब दुकानदारों के साथ मैं कैसे बात करूं। पीछे कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं कैसे जाऊं, उन लोगों को कैसे मैं इनवाइट करूं उनसे मैं कैसे बात करूं, उनको कैसे मैं मेरे साथ मुलाकात करने के लिए, मेरा प्रेजेंटेशन देखने के लिए तैयार करूं, उनका नंबर मैं कैसे लाऊं, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग या उसको बोलते हैं लीड जनरेशन। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके मन में क्लियर है। तो प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, लीड जनरेशन करने के लिए लोगों के साथ पहचान होना जरूरी है। एक है एग्जिस्टिंग, आपकी जो पहचान है 50 है, 100 है, 150 है, वो एक लिस्ट अलग है। उसके सिवा आपके पास 1000 लोगों का पहचान होना चाहिए, और ये 1000 जो है लगातार बढ़ते रहना चाहिए। और ये 1000 लोगों को पहचान बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोगों को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रोस्पेक्टिंग के अलग अलग तरीके बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक करोड़पति आदमी हैं और हर महीना आपके पास ऑलरेडी 10 लाख से 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया कमा रहे हो, आलीशान बंगलों में रह रहे हो, आपके पास पैसे का तकलीफ नहीं है, मगर आप बहुत सारा और पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए बिजनेस में जुड़े हैं। तो आप एफ्लुएंट हैं, आपके पास ऑलरेडी मर्सिडीज गाड़ी है, आप ऑलरेडी फॉरेन टूर में जाते हैं, आपको पैसे का तकलीफ नहीं है। आपको अगर हम बोलेंगे कि आप आपके जैसे एफ्लुएंट करोड़पति, लखपति 1000 लोगों को कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते, लीड जनरेशन कर सकते हैं, उसका आइडिया, एक आइडिया है
मैं ऐसा 5-6 आइडिया आपके सामने पेश करूंगा। पहले आइडिया को हम कहते हैं अट्रैक्टिंग रिच प्रोस्पेक्ट्स, या हमारे एक आइडिया है जिसको हम कहते हैं डेस्टिनेशन प्रोस्पेक्टिंग। डेस्टिनेशन प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है, आप डेस्टिनेशन वेडिंग नाम का कंसेप्ट सुना होगा कि शादी करने के लिए वो सब के सब न्यूजीलैंड चले गए, शादी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए, शादी करने के लिए गोवा चले गए, शादी करने के लिए उदयपुर चले गए, और पूरा 150 फैमिली पूरा वहां चले गए। 2 दिन का 3 दिन का शादी हो गया, वापस आ गए। यानी सब लोग शादी में एक जगह पर गए, होटल में रहे, शादी किया, सब शादी के रस्में पूरा हुआ, वापस आ गए। शादी के लिए वहां पर गया, दैट इज डेस्टिनेशन वेडिंग। उसी तरह हम लोग डेस्टिनेशन प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, जिसका मतलब है आप करीबन 500, 300, 200 परिवार को आप लेके जाते हैं एक एजुकेशनल टूर के लिए। ऐसे ही एक खुशी से आपका सेलिब्रेट करने के लिए आप लेके जाते हैं और गोवा लेके जाते हैं, वहां पर एक 5 स्टार बुक करते हैं, वहां पर सब लोग रहेंगे, वहां पर आप गेम्स खेलेंगे, वहां पर आप एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे, वहां पर एक स्पीकर आएंगे, समझो जिनका नाम है राजेश टेगोर या जिनका नाम है सुदेश मल्लिक। वो वहां पर प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, आयोनाइजर के बारे में बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे हासिल करने का, आर्थिक आजादी कैसे पाने का, इन्वेस्टमेंट कैसे करना, सेविंग कैसे करना, एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है, फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे हासिल करना, उसके बारे में 3 घंटे का वो लेक्चर देंगे। राइट, सो दैट्स ए प्रोस्पेक्टिंग। तो वहां पर से सब लोग गए, वहां पर गेम्स खेले, वहां पर सब कुछ हुआ, और पूरे 3 दिन खत्म होने के बाद हर आदमी बोलता है ऐसा दूसरी इवेंट कभी भी होगा तो मेरे को बताना। उन लोगों को आप अपने बिजनेस मीटिंग के लिए बाद में बुला सकते हैं। वो 250 की 250 परिवार, या वो 500 या 300, 800 लोग जिनको आप इनवाइट करते हैं, वो सब के सब आपके मीटिंग में, आपके बुलावे पर डेफिनेटली आने को रेडी हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डेस्टिनेशन प्रोस्पेक्टिंग। डेस्टिनेशन प्रोस्पेक्टिंग एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, मगर उसमें एक खराबी है। क्या है कि ये तरीके के प्रोस्पेक्टिंग में बहुत सारा खर्चा आता है। ये करोड़पति लोगों की प्रोस्पेक्टिंग के तरीका है। इसके सिवा जो दूसरे जरा सा कम खर्चे वाला प्रोस्पेक्टिंग है, वो कम खर्चे वाला प्रोस्पेक्टिंग आप बोल सकते हैं इवेंट प्रोस्पेक्टिंग। आप एक इवेंट करते हैं, उस इवेंट 3 दिन का डेस्टिनेशन नहीं होगा, वो इवेंट होगा 1 डे सेमिनार। 1 डे सेमिनार में आप आपके सिटी के कोई भी एक 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल का 500 लोगों का हॉल बुक करते हैं, और वहां पर शाम को 4 बजे से लेके करीबन 500 लोगों को आपके न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डालते हैं कि राजेश टेगोर इज द स्पीकर, द सब्जेक्ट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, या द सब्जेक्ट इज फैमिली हेल्थ, या फैमिली वेल्थ, या सब्जेक्ट हो सकता है वाइफ एंड हस्बैंड रिलेशनशिप, द सब्जेक्ट हो सकता है चिल्ड्रंस एंड पेरेंटिंग। ऐसा कोई ना कोई एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि आपके एरिया के लोगों के लिए दिल की बात है, उस सब्जेक्ट के ऊपर आप एक इवेंट करते हैं, एक जबरदस्त स्पीकर को बुलाते हैं, वो स्पीच देते हैं, उस सेमिनार में आप स्पॉन्सर करते हैं, सब लोगों को आप इवेंट स्पॉन्सर करते हैं। वरना वो स्पीच सुनने के लिए समझो 5,000 रुपया लगता था एक आदमी का, आप स्पॉन्सर कर रहे हैं इसलिए सब लोग फ्री में देख सकते हैं। ऐसा 500 लोगों को वो सेमिनार में दिला के वो 500 लोगों के साथ आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, लीड जनरेशन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आसान, सबसे इफेक्टिव तरीका, वो है कोल्ड कॉलिंग का। कोल्ड कॉलिंग यानी अनजान लोगों के पास जाकर मिलना, उनसे बात करना। अनजान लोग कहां पर है? हर जगह पर है। आप इस दुकान में चले जाएंगे, गली में घुसेंगे, वहां पर अनजान है, वो बिल्डिंग में घुसे तो अनजान है, रोड साइड में जितने ऑफिस है वो सब अनजान है। बस बोलते हैं ना, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, उसी तरह कोल्ड कॉल करने वाले को कोल्ड कॉल करने का बस बहाना चाहिए। लोगों से मिलने का आपके पास एक बहाना होना चाहिए। फिर से याद रखिए, प्रोस्पेक्टिव सेलिंग अलग है, प्रोस्पेक्टिंग अलग है। हम प्रोस्पेक्टिंग करने के मानसिकता से लोगों को मिलते हैं, अनजान लोगों को मिलते हैं, शॉप टू शॉप मिलते हैं, डोर टू डोर मिलते हैं, ऑफिस टू ऑफिस मिलते हैं, बिल्डिंग टू बिल्डिंग मिलते हैं। वो हो गया कोल्ड कॉलिंग। इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन, या ये इंश्योरेंस वालों के लिए बताते हैं, मगर ये आपके लिए काम आ सकता है। ध्यान से देखिए। नमस्कार, मेरा नाम राजेश टेगोर है, मैं आपको मिरेकल सिस्टम्स में से काम करता हूँ। लाइफस्टाइल नाम का प्रेजेंटेशन है, दिखाने में 10 मिनट टाइम लगता है, कल दिखाऊं कि परसों। ये स्क्रिप्ट हो गया। किसी के भी दुकान में जाकर बोल सकते हैं, किसी के भी घर में जाके बोल सकते हैं, इतना दिखा दिया, बोलते हैं अभी दिखाओ, तो आप उनको जाकर बताते हैं लाइफस्टाइल है। यहां लाइफस्टाइल में शॉर्ट में अगर बताना है, मैं इसको नहीं आपको यहां पर दिखाकर बताने का एक प्रयास करता हूं।
लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली। स्विमिंग पूल एक लाइफस्टाइल है, कपड़े लाइफस्टाइल है, गाड़ी लाइफस्टाइल है, मतलब जीवन में हर एक चीज, आपके घर 3 BHK है, 4 BHK बंगलो है, विला है, ये एक लाइफस्टाइल है। आप कौन से रेस्टोरेंट में जाते हैं वो लाइफस्टाइल है, कौन सा घड़ी पहनते हैं लाइफस्टाइल है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो घड़ी का अगर एग्जाम्पल देते हैं, कई लोग 10 रुपए के चाइनीज घड़ी पहनते हैं, कई लोग 100 रुपए के फैशन घड़ी पहनते हैं, कई लोग 1000 रुपए के टाइटन टाइनमैक्स पहनते हैं, कई लोग 10,000 रुपए के सिको पहनते हैं, कई लोग 1 लाख रुपए के राडो पहनते हैं, कई लोग 10 लाख रुपए का रोलेक्स पहनते हैं। घड़ी चाहे 10 लाख का हो या 10 रुपए का, काम एक ही करता है, कौन सा? टाइम दिखाने का। आप कौन सा घड़ी पहने ये आपकी खुद की लाइफस्टाइल है। कई लोग 3 रुपए के प्लास्टिक पेन से लिखते हैं, कई लोग 30 रुपए के रेनॉल्ड पेन से लिखते हैं, कई 300 रुपए के पार्कर पेन से लिखते हैं, कई 3000 रुपए के क्रॉस पेन से लिखते हैं, कई लोग 30,000 रुपए के मॉन्ट ब्लैंक पेन से लिखते हैं, कई लोग 3 लाख रुपए के डायमंड स्टडेड पेन से लिखते हैं। पेन चाहे 3 लाख का हो या 3 रुपए का, काम एक ही करता है, कौन सा? लिखने का। आप कौन सा पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके खुद की लाइफस्टाइल है। ऐसा कहते हैं दुनिया में कुल मिलाकर 6 प्रकार के जीवन शैली है, 6 प्रकार के लाइफस्टाइल है। सबसे पहले प्रकार के लाइफस्टाइल को हम कहेंगे रॉयल लाइफस्टाइल। रॉयल लाइफस्टाइल, रॉयल यानी राजभोग। करोड़पति अरबपति लोगों के लाइफस्टाइल होते हैं, मुकेश अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, नारायण मूर्ति, आदित्य बिरला, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। इनका क्या है, हर 50,000 खर्चे के सामने इनका कमाई होता है 5 करोड़ से भी ज्यादा। ये रॉयल लाइफस्टाइल है, इनको जीवन में पैसे की तंगी नहीं है, वो रॉयल लाइफस्टाइल। दूसरे प्रकार के लाइफस्टाइल को कहते हैं कंफर्ट लाइफस्टाइल। कंफर्ट यानी आरामदायक जिंदगी। आरामदायक जिंदगी यानी इनके पास पैसों की जरा भी तकलीफ नहीं है, इनके पास मकान है, गाड़ी है, बढ़िया है, मगर समझो राहुल द्रविड़ है या सौरव गंगुली है या वीरेंद्र सहवाग है या अनिल कपूर है, ये मुकेश अंबानी या रतन टाटा जितना अमीर नहीं है, मगर इनके पास काफी पैसा है, जिंदगी में पैसों की तकलीफ नहीं है, एक से ज्यादा मकान है, एक से ज्यादा गाड़ी है, छुट्टी में मनाते हैं, इनका लाइफ कंफर्टेबल है। ये दूसरा हो गया। हर 50,000 खर्चे के सामने इनका इनकम है 50 लाख। पहले वाला कौन सा? रॉयल में 50,000 खर्चे के सामने इनकम कितना? हर 50,000 के सामने 5 करोड़ है, यहां पर हर 50,000 के सामने इनकम 50 लाख है। तीसरे प्रकार के लाइफस्टाइल को हम कहते हैं नेसेसिटी यानी जरूरतमंद जिंदगी। यानी यहां पर इन लोगों के पास काम करना पड़ता है, मतलब काम किए बगैर नहीं चलता है। ये वो लोग हैं जिनको साल में 1-2 महीना काम करना पड़ता है, जैसे फिल्मों में सचिन पिलगांवकर है या साइना नेहवाल है बैडमिंटन में, या पीवी सिंधु है या हरभजन सिंह है। इन लोगों के पास पैसा है मगर काम करना भी पड़ता है। इनका हर 50,000 खर्चे के सामने इनका इनकम है 5 लाख। रॉयल 50,000 खर्चे के सामने 5 करोड़, ये कंफर्ट 50,000 खर्चे के सामने 50 लाख, नेसेसिटी 50,000 खर्चे के सामने 5 लाख। और चौथे प्रकार का जीवन शैली का नाम है बेयर एग्जिस्टेंस। बेयर एग्जिस्टेंस का मतलब है सामान्य अस्तित्व। बेयर एग्जिस्टेंस, सामान्य अस्तित्व। ये लोग जो है मिडिल क्लास लोग होते हैं या लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं। आप रेलवे ट्रेन में चले जाओ, पोस्ट ऑफिस में चले जाओ, बैंक में चले जाओ, ऑटो में देखो, कार में देखो, बाइक में देखो, दुकानों में देखो, जो लोग नजर आते हैं ये सब के सब बेयर एग्जिस्टेंस वाले हैं, यानी सामान्य अस्तित्व। यहाँ 50,000 खर्चे के सामने इनकम 50,000 है, सारा कमाई खर्च हो जाता है, जितना खर्चा है उतना कमा पाते हैं, इसको जैसे भी देखो। 5वां प्रकार का लाइफस्टाइल का नाम है पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी गरीबी। ये लोग गरीब लोग हैं, इनके पास नौकरी का कमी है, मोची होते हैं, रिक्शा चलाने वाले होते हैं, सुतार प्लम्बर वगैरह होते हैं। इनके पास हर 50,000 खर्चे के सामने इनका कमाई 20,000 है, यानी हर 500 कमाई के सामने खर्चा 200 है, यानी ये 5वां हो गया। और छठा प्रकार के लाइफस्टाइल का नाम है चैरिटी। चैरिटी यानी भिक्षा या दान निर्भर अस्तित्व। राइट? इनका कोई घर नहीं रहता है, कोई मकान नहीं रहता है, ना रहने को, खाने को, ना पीने को, ना कमाई कुछ भी है। इनका हर 50,000 खर्चे के सामने कमाई 0 है। 6 प्रकार के लाइफस्टाइल है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात हम लोगों को तय करना जरूरी है, क्या हमारी सोसाइटी में सचमुच रॉयल लाइफस्टाइल के लोग हैं? हाँ या ना? हाँ है। कंफर्ट लाइफस्टाइल के लोग हैं? हाँ या ना? नेसेसिटी लाइफस्टाइल के लोग हैं? हाँ या ना? बेयर एग्जिस्टेंस के लोग हैं? हाँ या ना? पॉवर्टी है? हाँ या ना? चैरिटी है? हाँ या ना? मैं जानता हूं कि ये 6 के 6 हमारे सोसाइटी के सत्य हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज के तारीख में हम इनमें से कहीं हैं। राइट? मैं गारंटी देता हूं कि शायद आप चैरिटी में नहीं हैं,
शायद आप पॉवर्टी में भी नहीं है, ये दोनों हमारे लिए नहीं है। और शायद आप रॉयल में भी नहीं है, कंफर्ट में भी नहीं है। तो हम ज्यादातर लोग जो है ये दोनों के बीच में है। ये हमारा अगर देखा जाए लाइफ लाइन बोलते हैं, ये हमारा उम्र का रेखा है। उम्र का रेखा 20 से लेकर 60 तक हमारा कमाई का टाइम होता है। 25-30 में हम लोग नौकरी कमाकर स्टार्ट करना, नौकरी किया, बिजनेस किया। 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, ऐसा हमारी लाइफ लाइन है। सारा जिंदगी हम वक्त ऐसा बढ़ रहा है 25 से लेके 75 तक, तो हमारा लाइफस्टाइल को हम ऐसा बढ़ाते रहते हैं, लाइफस्टाइल को हम ऐसा बढ़ाते रहते हैं। तो हम लोग जीवन में जो करते हैं पैसा कमाने के लिए, उसका नाम हो सकता है नौकरी कर रहे हैं, उसका नाम हो सकता है बिजनेस कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे, एक्चुअली हम लोग प्रोफेशनल नहीं है, एक्चुअली हम लोग एक्टिंग नहीं कर रहे, गाना नहीं गा रहे, क्रिकेट नहीं खेल रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम सारा जिंदगी अपनी परिवार की लाइफस्टाइल को ऊपर उठाने के काम कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ भी वही कर रहा है, सौरव गांगुली भी वही कर रहा है, सचिन तेंदुलकर भी वही कर रहा है, राहुल गांधी भी वही कर रहा है, आप भी वही कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूं। हम परिवार के जीवन शैली को ऊपर उठाने के काम कर रहे हैं, उसके जरिए हम पैसा कमा रहे हैं, जिसके वजह से परिवार की जीवन शैली ऊपर उठ रहा है। राइट? आज आप कहां पर हैं, यह पहला सवाल है। और आज से 20 साल में, 10 साल में आप पहुंचना कहां चाहते हैं? राइट? ये 6 में से आप फैसला करिए, आपको पहुंचना कहां है। आप आज से 20 साल बाद रॉयल में जाना चाहते हैं, कंफर्ट में जाना चाहते हैं, नेसेसिटी में जाना चाहते हैं, बेयर एग्जिस्टेंस में रहना चाहते हैं, पॉवर्टी में जाना चाहते हैं, चैरिटी में जाना चाहते हैं? ये सवाल आप दुनिया में जिस किसी को पूछो, सबके सब बोलेंगे हमको पहुंचना यहां पर है। कम से कम उनको पहुंचना यहां पर है। तो जैसे बोलते हैं कि कम से कम, बोला पक्का आपको यहां पर पहुंचना है, बोलता है यहीं पर पहुंचना है। पक्का आपकी जिंदगी का मकसद यहीं पर है, बोला कम से कम यहां पर पहुंचना है, या कम से कम यहां पर तो पहुंचना ही है। तो ज्यादातर लोग बोलेंगे कंफर्ट में आपको लाइफ में पहुंचना है। तो जैसे वो बोलते हैं कंफर्ट में पहुंचने के लिए हमारे पास एक आइडिया है, और वो आइडिया है जिसके लिए आपको हमारे ऑफिस में आकर ये आइडिया सुनना पड़ेगा, बोलकर आप उनको बाद में इनवाइट कर सकते, क्लोज कर सकते हैं। दैट इज कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग में आइडिया बताते वक्त हम लोग अपना वाटर आयनाइजर या हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी या कितना भरना पड़ेगा कुछ नहीं बोलेंगे। एक ही आइडिया के साथ हम कस्टमर के पास जाएंगे कि आपको ये 6 में से अपनी आपके परिवार को कौन से लेवल पर लेके जाना है। 99 आउट ऑफ 100 बोलेंगे कंफर्ट में कम से कम लेके जाना है। अब 3 बार पूछोगे कम से कम किधर कंफर्ट, कम से कम किधर कंफर्ट। कंफर्ट में पहुंचना कैसे, उसी के लिए रास्ता है हमारा बिजनेस। दैट बिकम्स ए वे ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। दैट्स व्हाट इज कोल्ड कॉलिंग। ऐसे करते हुए आप हजारों लोगों को अपने बिजनेस में खींच सकते हैं। 4 लेवल्स ऑफ सेलिंग। इसको अगर हिंदी में मैं बोलने को चाहूं तो उसको हम कहेंगे विक्रय कला के 4 स्तर। तो इसको लिखना जरूरी है समझने के लिए। तो 4 लेवल्स, LEVELS, ये लेवल्स को हमको समझना जरूरी है, या स्तर को समझना जरूरी है। ये 4 स्तर को अगर हम नाम देंगे तो पहला स्तर को हम नाम देते हैं आस्किंग लेवल। आस्किंग यानी हम इसको बोलेंगे मांगना। राइट? मांगना। राइट? मांगना। राइट? आप एक इंसान के पास जाते हैं विक्रय कला में, आस्किंग मतलब मांगते हैं, आप इस बिजनेस में क्यों नहीं जुड़ जाते हो, प्लीज आप ये मशीन खरीद लो, ऐसा बोलना। दूसरे लेवल को कहते हैं टेलिंग लेवल। टेलिंग यानी बोलना। आप कस्टमर को जाते हैं, प्रोस्पेक्ट के पास जाकर बोलते हैं ये आयनाइजर है, इसमें ये फायदा होता है, इसमें आपको 9.5 pH का पानी आता है, ये पीने पर एसिडिटी, बोलते हैं जाकर इसके अंदर ये है, इसके अंदर यो मशीन है, ये 25 साल तक चलता है, ये 10 साल तक चलता है, इसमें अब आपको नहाने पर ये फायदा होता है, ये आप बताते हैं, टेलिंग बोलते हैं। तीसरा लेवल को बोलते हैं सेलिंग यानी विक्रय, बेचना, सेलिंग। राइट? ये तीसरा लेवल है।
राइट, सेलिंग यानी आप कस्टमर को मशीन बेचने से पहले, अपॉर्चुनिटी बेचने से पहले सवाल पूछते हैं, उसके जरूरत को समझते हैं, नीड को समझते हैं, नीड को एड्रेस करने के लिए आप अपनी प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी देते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलिंग। और चौथा लेवल, फोर्थ लेवल को हम कहते हैं, ये जो टॉप लेवल है इसको हम कहते हैं एडुकेटिंग। एडुकेटिंग यानी सिखाना। आप ना आस्किंग पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं, ना बता रहे हैं, बोल रहे हैं, ना विक्रय कर रहे हैं, बेच रहे हैं, आप लोगों के पास जाकर सिखा रहे हैं। और सिखाना हमेशा एक पर्टिकुलर चीज के बारे में होता है। एडुकेटिंग मतलब आपको ये अपॉर्चुनिटी क्यों लेना चाहिए वो आप सिखाते हैं, या आपको ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए ये आप सिखाते हैं। और जब आप सिखाते हैं उसका इंपैक्ट 20-30 साल तक रहता है। सिखाना रेफरेबल सेलिंग होता है। रेफरेबल सेलिंग मतलब ना सिर्फ आप आस्किंग करते हैं तो आपको हाँ होता है या ना होता है, राइट। ज्यादातर लोग, आप समझो आप गाड़ी चला रहे हैं और सिग्नल के ऊपर गाड़ी खड़ा हो गया और सामने से कोई भीख मांग रहा है, आस्किंग इज लाइक बेगिंग। सो भीख मांग रहे हैं, पैसा दो बोल रहा है, और आपको देने का दिल किया, और आपका गाड़ी का डैशबोर्ड में अलग अलग नोट्स है, राइट। 500 का नोट है, 200 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का नोट है, 20 का नोट है, 10 का नोट है, 1 रुपया 2 रुपये छुट्टा है। सामने बेगर खड़ा है, आपको मांग रहा है, आस्किंग कर रहा है, मांग रहा है, दे दो। तो आप ये सभी नोट में से कौन सा देंगे? 500 देंगे या 2 रुपया देंगे? शायद आप 2 रुपया देंगे। यानी जब भी आप आस्किंग करते हैं, स्मॉलेस्ट डिमोनेशन का, क्या बोलते हैं, डिनोमिनेशन का सेल होता है या फायदा होता है। जब आप टेलिंग करते हैं, यानी आप किसी प्रोस्पेक्ट को जाकर टेलिंग करते हैं, तो उसका नतीजा होता है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सोच के बताता हूँ, पापा को पूछूंगा, बीवी को पूछूंगा, मम्मी को पूछूंगा, बगल वाले को पूछूंगा, मेरे पास अभी वक्त नहीं, ऐसे बहुत सारा चीज दिखे। ये सब के सब आता है जब आप टेलिंग करते हैं, राइट। यानी आपको अगर ज्यादातर जगह पर कस्टमर बोल रहे हैं मैं सोच के बताता हूँ, बाद में आओ, ये ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, इसका क्लियर कट इंडिकेशन है कि आप अपने काम को टेलिंग के लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आप सेलिंग के लेवल पर प्रैक्टिस करते हैं तो कस्टमर आपके पास सामान खरीद लेते हैं विदाउट मेजर ऑब्जेक्शंस। वो तुरंत पैसा दे देते हैं, सेल हो जाता है, मगर काम नहीं करते। आपके पास खरीद लेते हैं मगर आपके बारे में 4 लोगों को बताते नहीं, रेफरेबल नहीं होता है। मगर जब आप एजुकेटिंग करते हैं तो ना सिर्फ आपके पास लोग खरीदते हैं, बल्कि आपके बारे में 100 लोगों को बताते हैं, आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं, और बार बार आपके बारे में प्रचार करते हुए आपको हीरो बनाते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपको जीवन में ये 4 में से कौन सा प्रैक्टिस करना चाहिए? जब हम ये बिजनेस कर रहे हैं, आस्किंग लेवल पे प्रैक्टिस करना चाहिए, टेलिंग लेवल पर करना चाहिए, सेलिंग लेवल पर करना चाहिए, या एजुकेटिंग लेवल पर करना चाहिए? मैं डेफिनेटली कहूंगा तो आपको ये बिजनेस को एजुकेटिंग लेवल पर प्रैक्टिस करना चाहिए। एजुकेटिंग लेवल पर प्रैक्टिस करना मतलब क्या है? उसका मतलब है जिस किसी आदमी से आप बात कर रहे हैं उनको इवोल्यूशन प्रोसेस के जरिए 18 क्वेश्चन पूछते हुए उनके माइंड को पहले ओपन करते हैं। वो ओपन करने के बाद जब वो रेडी होता है, 18th क्वेश्चन में वो हाँ बोल रहा है, वो टाइम पर आप अपने अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। दैट इज द राइट प्रोसेस। ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट दिखाने के भी कला आप लोगों को सीखना पड़ेगा, जो आप जरूर सीखने वाले हैं। मगर उससे पहले बिफोर द सेल क्या करना है, ये इवोल्यूशन प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, ये जो सेशन हम लोगों ने देखा, वो सेशन में हम लोगों ने जो सब्जेक्ट कवर किया उसको समरी करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया प्रोस्पेक्टिंग एंड लीड जनरेशन क्या है, प्रोस्पेक्टिंग एंड लीड जनरेशन। उसके बाद बात किया प्रोस्पेक्टिंग एंड लीड जनरेशन क्यों करना है। आपको याद होगा, मैं मेरे बचपन में कॉलेज के दिनों में शुगर फैक्ट्री में गया था। शुगर फैक्ट्री का 2 काम है, पहला है गन्ना पैदा करना, दूसरा है शक्कर बनाना। और हम लोग हमारे बिजनेस में शक्कर बनाने का काम यानी सेलिंग में रह जाते हैं और गन्ना बनाने का काम यानी प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते। हर आदमी को ये बिजनेस में कामयाब बनने के लिए कम से कम 1000 प्रोस्पेक्टिंग अपने पास होना चाहिए। 2 इंपॉर्टेंट बात है, प्रोस्पेक्टिंग माइंडसेट अलग है, सेल्स माइंडसेट अलग है। सेल्स माइंडसेट से प्रोस्पेक्टिंग नहीं करना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग माइंडसेट के साथ जब काम करने निकलते हो उस वक्त सेल्स माइंडसेट को पूरा की पूरा आपको खत्म, म्यूट करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, अबॉर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ
प्रोस्पेक्टिंग में ध्यान देना पड़ेगा। वो करने के लिए हमारे बहुत सारे तरीका देखा हमने। रिच लोगों के लिए, एफ्लुएंट लोगों के लिए डेस्टिनेशन प्रोस्पेक्टिंग देखा। इवेंट यानी आप एक बड़ा सा होटल लेकर वहां पर वनडे सेमिनार जैसा कुछ करने का प्रोस्पेक्टिंग देखा। 5-6 लोग मिलकर एक स्पीकर को बुलाकर या खुद स्पीकर बनकर अलग अलग सब्जेक्ट के साथ कैसे आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में या मनी के बारे में। लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन, मैं आपको लाइफस्टाइल के बारे में बात करना चाहता हूं। 6 लाइफस्टाइल, रॉयल, कंफर्ट, नेसेसिटी, बेयर, एग्जिस्टेंस, पॉवर्टी, चैरिटी, ये 6 के बारे में बात करते हुए आपको ये 6 में से कहां पर पहुंचना है पूछकर आप हर आदमी को प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, उनके नंबर को लीड जनरेशन में डाल सकते हैं। हम लोगों ने 4 लेवल्स के बारे में सीखा। 4 लेवल्स ऑफ सेलिंग, आस्किंग, टेलिंग, सेलिंग, एजुकेटिंग, आपको याद होगा। ये 4 लेवल्स में ज्यादातर लोग आस्किंग एंड टेलिंग लेवल पर अपने जीवन भर सेल्स की अभ्यास करते हैं, नतीजा उनको सबसे ज्यादा रिजेक्शंस मिलता है। सेलिंग में रिजेक्शन नहीं मिलता है मगर रेफरेंस बहुत कम मिलता है। एजुकेटिंग लेवल पर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कामयाबी की जो ऊंचाइयों को कोई छू नहीं सकता, सबसे तेज, सबसे बढ़िया तरीके से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। चुनौती यही है कि आपको सेलिंग करने के लिए 4 लेवल्स में से आस्किंग एंड टेलिंग को त्यागना पड़ेगा एजुकेटिंग को अपनाने के लिए। चुनौती एजुकेटिंग अपनाना नहीं है, आस्किंग एंड टेलिंग के मानसिकता को त्यागना है। वाह, मैम मेरा वीडियो नहीं आ रहा। गजब गजब। जल्दी जल्दी से सभी चैट में लिख के बताएं क्या सेशन में सिर्फ यस लिखें, कुछ लगा आज आपको कि यार इस बिजनेस में कैसे सक्सेस हुआ जा सकता है। यस, ये जो बताया ना सर ने, इतनी गजब की बात बताई है। लीड जनरेशन, कॉल कॉलिंग, और कॉल कॉलिंग में हमें बातें कैसी करना चाहिए। सबसे अच्छी बात ये आज के सेशन में निकल के आई कि हम सिर्फ शक्कर बना रहे हैं लेकिन गन्ना पैदा हम नहीं कर रहे हैं। अब मेरा वीडियो तो गजब की बात उन्होंने बताई कि लीड हमें जनरेट करना पड़ेगी क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है। तो लोगों को हमें लाना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं ला पा रहे हैं तो हमें एजुकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। वही बात जो पिछले 3 दिनों से बताई जा रही है आपको, तो ना क्लियरिफाई उन्होंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं मेरा वीडियो इसमें एक बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने कि ये बिजनेस जो है ये डुप्लीकेट का बिजनेस है। अगर सिर्फ आप सेल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आज भी आप गड़बड़ कर रहे हो। हमें डुप्लीकेट पे जाना पड़ेगा। अब डुप्लीकेट कैसे होगा, पहले तो हमें खुद को भी तो अपने आप को डुप्लीकेट करना पड़ेगा ना। हमारे पास समस्या, हम जो है ना क्या करते हैं, खुद तो पहले डुप्लीकेट होते नहीं है और लोगों को डुप्लीकेट करने चले जाते हैं। तो जुड़ जा, सब हो जाएगा, काम हो जाएगा। इससे पहले आपका जो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, जो सीनियर है, एक्टिव एंड ग्रोइंग की बात कर रहा हूँ, जो आपको जोड़ के निकल गया, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। वो क्या कर रहा सिस्टम में, अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है तो पहले आप 8 घंटे काम करो, तो आपकी टीम भी आपको देखकर वो 8 घंटे काम करेगी। अगर आप 1 घंटा काम कर रहे हो और आप टीम से उम्मीद कर रहे हो कि टीम 8 घंटे काम करे, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये सब पे लागू है। इवन मैं हुआ, जितने भी बड़े लीडर्स हुए, वो सब पर लागू है। ऐसा नहीं कि ये नियम आप पर लागू है, क्योंकि देखिए अगर आप कहीं जॉब करने जा रहे हो तो जॉब का नियम जो आपके जो कलीग है उन पर लागू है तो आप पर भी लागू है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, आप पर वो नियम लागू है। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो डायरेक्ट सेलिंग में,
तो ऑब्वियसली आपकी टीम में जो व्यक्ति जुड़ेगा वो भी 8 घंटे काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो दिन प्रतिदिन आपकी लाइफ को बदलते हुए देखेगा। तो उसे लगेगा कि यार जब इनकी लाइफ बदल सकती है तो मेरी क्यों नहीं। ये अच्छी चीज आज उन्होंने बताई, लीड जनरेशन, डुप्लीकेट करना। डुप्लीकेट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर से एजुकेशन पे जाए, एजुकेट करें, अपने आप को पहले एजुकेशन करें, देन लोगों को करें। और लाइफ में मैं चैट पे जानना चाहता हूँ आप सभी से कि जो 6 लाइफ बताई थी सर ने, उसमें से आप कौन सी लाइफ पे जाना चाहते हो? सिर्फ नंबर टाइप करें, 1 2 3 4 5 6। 6 में से लाइफ में से 4 या 5 और 6 पे तो हम है ही सही। 4 5 6 पे तो है ही सही। आप कौन सी लाइफ पर जाना चाहते हो? जल्दी 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 जल्दी। अरे मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। अभी भी 2 पर ही जाना चाहते हैं कुछ लोग। अरे सीधी सी बात है सर, 1 नंबर पे जाएंगे तो ही तो काम होगा। हमारी सोच तो 1 नंबर की रखे हम। एक बहुत अच्छी कहानी के माध्यम से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये अब लगा ना 1 नंबर की लाइफ, रॉयल लाइफ। अब मजे की बात बताऊं कि हम उनके जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? और अगर हम बड़े इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो हम वक्त के साथ में कहीं ना कहीं गुम हो जाएंगे, क्योंकि आज मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आप अपने आप को सरवाइव ही नहीं कर पाओगे मार्केट में। सरवाइव करने के लिए आपको हो सकता है कि आपकी पूरी पीढ़ी खत्म हो जाए। तो सीधी सी बात है, डायरेक्ट सेलिंग में भी लोग 100 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 800 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। अब थोड़ा सा विजुलाइज करो अपने आप को कि अगर 100 करोड़, 200 करोड़ का आपका बैंक बैलेंस बनता है, आपके अकाउंट में 100 200 करोड़ आते हैं, तो आप रॉयल लाइफ क्यों नहीं जी पाएंगे? तो रॉयल लाइफ अगर जीना है तो डायरेक्ट सेलिंग को प्रॉपर वे में समझ के इस काम को आगे बढ़ाएं। और अगर नहीं बढ़ा पा रहे हो तो फिर वहीं आ जाए एजुकेशन पे। एजुकेट अपने आप को करें, फिर टीम को करें, डुप्लीकेट करें लोगों को। और इतना प्यारा सिस्टम हमें हमारे पास है जहाँ पर आपको एजुकेशन पूरी तरह से मिलेगी, जिसमें मिरिकल सिस्टम द्वारा पूरा का पूरा डाटा आपके पास है। डीएसी है, बीबी कोर्स है, लीडर स्टॉक है, एक से बढ़कर एक इवेंट होते हैं। अभी मार्च में इवेंट हो रहा है, सोनू शर्मा जी आ रहे हैं, बड़ा इवेंट हो रहा है। ऐसे इवेंट आए दिन हो रहे हैं। तो वहां पर आप खुद भी आए, सीखें। अगर आप सीखने की कला को छोड़ दिया ना तो अभी फिर आपको प्रॉब्लम होगी। देखो, मैं जो बताना चाह रहा था ना आपको कि मांगे, बहुत ज्यादा मांगे, कॉपी पे भी नोट डाउन करें और एजुकेशन पर ज्यादा फोकस करें। अभी कुछ लोगों ने यहाँ पर 2 टाइप किया था, मतलब वो कंफर्ट जोन में जाना चाह रहे हैं। तो मैं उससे कहानी आपको कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक गांव में सभी लोग बंदूक का लाइसेंस लेने गए। तो किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया गया। वहीं एक आदमी को बंदूक का लाइसेंस मिल गया। तो सभी वहां के जो उच्च अधिकारी, आला अधिकारी, तो उनके पास गए। सर ये तो गलत बात है ना, हमको क्यों नहीं दिया गया बंदूक का लाइसेंस, इसको क्यों दे दिया? हमें भी दीजिए। बोले सर ये तो तोप का लाइसेंस मांग रहा था, तो इसको बंदूक में समझा दिया गया। तो अगर आप 2 नंबर पे मांग रहे हो ना, तो आप ये मान के चलना कि आप 3 या 4 नंबर पे रह जाओगे। तो मांगो ना यार दोस्त, 1 नंबर की लाइफ मांगते हैं ना, रॉयल लाइफ, तो उसका समकक्ष तो पहुंच ही जाएंगे। और हम लोगों के लिए 100 200 करोड़ भी कम नहीं होता है। और इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी है कि यहाँ पर हजार हजार करोड़ तक लोग पहुंच चुके हैं। ये हमारे सामने एग्जाम्पल है। तो टैगोर सर ने इतनी प्यारी बातें बताई, लीड जनरेशन, जरूरत, लाइफ, डेली इवेंट, और जो एक और बताया था उन्होंने, प्रोस्पेक्ट करना, सेल करना। इतनी अच्छी अच्छी बातें।
आप अपनी डायरी पर नोट करें और उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करें। तो चलिए आइए देखते हैं अभी टैगोर सर और सुदेश सर के बीच में इस विषय पर इंटरव्यू में क्या बातें हो रही हैं। तो बैकएंड टीम से मैं निवेदन करूंगा कि इंटरव्यू प्ले किया जाए, फिर क्वेश्चन आंसर लेंगे। वंस अगेन राजेश जी, आप तो दिल पे छा रहे हो बार बार बार, कोई नई नई चीजें बताते रहते हो और आंखें खोल देते हो हमारी। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अच्छा, सिर्फ ये लीड जनरेशन की बात करते हैं, और पहले तो बात करूँ कि आपके अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें जो आपका ये था डेस्टिनेशन, जो जनरेशन था, उसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं डेस्टिनेशन जो है उसमें जो ब्रीफिंग दे दिया वही है। यहाँ पर मैं शायद इतना बताना चाहूँगा जो रिकॉर्डिंग में नहीं बताया, वो ये है कि बेस्ट प्रोस्पेक्टिंग मेथड कौन सा है। तो द कंसेप्ट ऑफ बेस्ट प्रोस्पेक्टिंग मेथड डज नॉट एग्जिस्ट। यू नो, हर इंसान के लिए, आप अगर बहुत रिच है, एफ्लुएंट है, करोड़ों रुपया है, तो डेस्टिनेशन प्रोस्पेक्टिंग आपके लिए बढ़िया। आप एकदम गरीब हैं, आपके लिए यू नो ये महीने से 1000 लाख रुपया कमाना जरूरी है, तो आपके लिए कोल्ड कॉलिंग बेस्ट है। तो बेस्ट नाम का चीज़ नहीं होता, हर आदमी के लिए वो अलग है। इनफैक्ट अगर मैं देखूं तो ये टाइम शेयर जो बिकता था, वो लोग क्या करते थे, हमको देते कि भाई हमारा एक फला फला रिसोर्ट में आ जाओ, 2-3 दिन आपके लिए फ्री ऑफ स्टे है, बढ़िया खाना पीना देंगे, वहाँ पर बुलाते थे। और आपका हम ऐसे 1-2 घंटे के लिए हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको से अटेंड करना होगा, बाकी आपका स्टे फ्री है। उसी बहाने सब आते थे। मैंने भी महिंद्रा का ले लिया ऐसे कि जब सीधे प्रॉपर्टी एंड पूरा जब देखते हैं एंड एंजॉय करते हैं तो डेफिनेटली आपका दिमाग बदलता है। तो सेम थिंग आपने वही बता रहे कि उसको, मैं वो टाइम शेयर के कंसेप्ट को 100% अप्रिशिएट करता हूँ। वो समझ गए हैं कि घर में जाकर, रास्ते में मिलकर, अपॉइंटमेंट लेकर, लोगों से मिलकर टाइम शेयर समझाने से नहीं बिकेगा। टाइम शेयर बेचने के लिए जो लगता है, उन्होंने वो पूरा कदम उठाया, वो परिश्रम उठाया, वो मेहनत किया और लोगों को इन्वाइट किया और उसमें से सक्सेसफुल बने। मुझे नहीं लगता है कि आपने महिंद्रा में खरीद के कोई गलती की। इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर मनी। बस हमको वहां पर दिखता है, घर में नहीं दिखता है। सो व्हाट आर द टेक्निक्स आप यूज करोगे लीड जनरेशन के लिए? मैं तो कोल्ड कॉल करूंगा, जो मैं कोल्ड कॉल वाला हूं। तो मैं बिसाइड्स कोल्ड कॉल आप क्या करोगे? रेफरेंस जनरेशन। रेफरेंस जनरेशन, वो हम लोग अगले सीडी में कैसा करने का उसका मैं डिटेल में बता दूंगा अगला रिकॉर्डिंग में। यस, वेरी गुड। सो हाउ टू लेवरेज द सोशल मीडिया इन लीड जनरेशन, ये बताइए। आजकल सोशल मीडिया का जब जमाना है, सब इंस्टाग्राम में है, फेसबुक में है, यूट्यूब में, हर जगह से बैठे हुए हैं, तो उसका बेस्ट लेवरेज कैसे किया जाए? दो बातें होते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यू नो, तो ये बिजनेस में क्या नहीं करना चाहिए वो सीखना, क्या करना चाहिए से भी 1000 ने लाख गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा हमने स्टार्ट किया ना, यू नो, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, दिशा इंपॉर्टेंट है। तो सोशल मीडिया का एप्लीकेशन में आप अपना प्रोडक्ट वगैरह मत डालिए। आपकी रिवॉर्ड्स के बारे में बता सकते हैं। आपने समझो कोई प्रोग्राम में गए, वहां पर आपको रिकग्निशन हुआ स्टेज के ऊपर, वो फोटो डालिए। आपने गाड़ी खरीदा, वो फोटो डालिए। आपने करोड़ों रुपए कमाए, वो फोटो डालिए। बिजनेस की डिटेल्स, ये बिजनेस है, यहां पर हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, इन्विटेशन करने का कोशिश, वो सब के सब सोशल मीडिया में मत करिए। सोशल मीडिया नॉर्मली काफ़ी इंटर सिटी, इंटर कंट्री भी हो जाता है। तो लोग, मैं काफ़ी लोगों को देखा कि थ्रू फेसबुक दे आर अप्रोचिंग डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो। सिटीज तो है ही है, राइट? तो ऑफकोर्स उसमें तो कुछ मीटिंग में आने की तो बात ही नहीं है, बट दे अप्रोच थ्रू what you call social media only, and I've seen a lot of people making lots of money. Though I personally, I'm like you, old school, I feel कि social media जो है, yes, आपको एक हद तक, आप maybe आपको it will help you sell a product, it will not help you create a team, right? या बहुत बढ़िया बोला आपने। सेम ख्याल के मैं भी हूँ। सोशल मीडिया में बेचने को कोशिश मत करिए, एडुकेट करने को कोशिश करिए। उपयोग करना चाहिए, वी शुड नॉट इग्नोर सोशल मीडिया, बट वी शुड नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ सेलिंग ऑन सोशल मीडिया। सेलिंग में से उनको मशीन बिक जाएगी, कोई एंड यूजर ले लेगा, बट आपका यहाँ पर पैसा बड़ा कमाओगे जब आपके पास टीम है। तो टीम बिल्डिंग सोशल मीडिया से नहीं होती, लाइक सेलिंग हो जाएगी। आपका फेवरेट चीज़ रहा है कोल्ड कॉलिंग, आप हमेशा बोलते हो,
बट जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है आज की तारीख में, यू नो, कोल्ड कॉलिंग इज डाइंग बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सोशल मीडिया, बट उसके आने के बाद कोल्ड कॉलिंग और इट्स काइंड ऑफ डाइंग. तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई एग्री, इट्स डाइंग. राइट. एंड इस चीज़ को कोई ले नहीं रहा है. और मेरे को बहुत दुख होता है कि कोल्ड कॉलिंग को लोग समझ नहीं रहे, सीख नहीं पा रहे. मेरा पर्सनल विश्वास है कि कोल्ड कॉलिंग बहुत पावरफुल है, इग्नोर नहीं करना चाहिए. और कोल्ड कॉलिंग के जो इवोल्यूशन है वो होना चाहिए. तो डाइंग ये बात सच है, तो एक्सेप्ट करता हूँ मैं. Okay, since you are avid promoter of cold calling, ये बताइए cold calling का perfect script क्या होनी चाहिए? नमस्कार. That's engaging and avoid wrong things. तो क्या perfect script होना चाहिए? स्क्रिप्ट अगर बोलूँ तो नमस्कार, मेरा नाम राजेश टेगोर है, मिरेकल सिस्टम्स में काम करता हूँ. ये हमारा प्रेजेंटेशन है, दिखाना चाहता हूँ. 20 मिनट का समय लगता है, कल दिखाऊं कि परसों. ये स्क्रिप्ट है. सेम कोल्ड कॉलिंग फोन पर भी सिमिलर स्क्रिप्ट हो सकते हैं. आगे क्या बोल रहे हैं, क्या अवॉइड करना चाहिए? हाँ, क्या अवॉइड करती है? अवॉइड क्या करना चाहिए? कैजुअल अप्रोच अवॉइड करना चाहिए, अनप्रिपेयर्ड टॉक अवॉइड करना चाहिए. यू नो, बहुत सारे जगह पर आप एक बिल्डिंग्स के अंदर घुस जाते हैं विदाउट परमिशन, वो अवॉइड करना चाहिए. सिक्योरिटी को हैंडल करने की जगह पर कुछ बिल्डिंगों में सिक्योरिटी के पहले से मिलकर उनका परमिशन लेकर आपको बिल्डिंग के अंदर एंट्री मारना है. सोसाइटी का अगर समझो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का परमिशन है, उसके बाद आप डोर टू डोर जाते हैं चलेगा, उसके बगैर नहीं चलता है. राइट. तो वो सब छोटे छोटे बातों को ध्यान रखना चाहिए. और नॉर्मली व्हेन यू गो कोल्ड कॉलिंग, उसमें ऑब्जेक्शन ज़्यादा आते हैं. जैसे मैं बता कि इट्स लाइक नई नई बॉक्सिंग सीखी, आप जाके माइक टायसन से लड़ रहे हो, तो ऑब्जेक्शन मैक्सिमम होते हैं. तो उनको कैसे हैंडल करना चाहिए? तो मैं नए डायरेक्टली माइक टायसन के पास मत जाओ. आप अपने लेवल के खिलाड़ी के साथ. पर कोल्ड कॉलिंग तो पता नहीं कि मेरे लेवल का, कि नीचे के लेवल का, कि ऊपर के लेवल का, पता ही नहीं है ना वो. तो नहीं, आप ट्रेनिंग लेकर ना, वो फंडामेंटल ट्रेनिंग लेकर आप स्टार्ट करेंगे तो बेसिक रिजेक्शंस आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है. आप हमारे पास आते हैं तो हम आपको पूरे की पूरे तैयार करते हैं, आपके अभ्यास लेते हैं. आप मार्केट को जाने के लिए, बात करने के लिए रेडी है कि नहीं, टेस्टिंग होता है. आप रेडी हो तो भेजते, वरना नहीं भेजते. जब तक आप रेडी नहीं हो, हम बाहर नहीं भेजेंगे. तो मैं उसको कैसे, जैसे आपने एक स्क्रिप्ट बताया था, ऑफकोर्स स्क्रिप्ट के थ्रू जाते हैं, बट मे बी मैं किसी को एक लिफ्ट में मिल रहा हूँ, उसको मैं कैसे बुलाऊँ? हाँ, लिफ्ट में मिलने वाले के लिए एक होता है कि एलिवेटर स्पीच बोल के कंसेप्ट है, वो अगर हम लोग सीख सकते हैं. एलिवेटर स्पीच मतलब आप एक ऐसा स्टेटमेंट अपने बारे में मारते हैं, तो आप उनसे पूछते हैं आप क्या करते हैं. पहला तो छोटा सा स्माइल देना. अच्छा, तो उसके बाद आप हो सके तो विजिटिंग कार्ड देंगे. अगर मैं आपको बताऊं, सर, मैं तो जानते नहीं हूँ, मैं अपने विजिटिंग कार्ड क्यों दे रहा हूँ मुझे? अगर समझो हम और आप विजिटिंग ये में है, लिफ्ट में है, तो और मैं आपको मिलता हूँ, तो समझो हम दोनों ऐसा खड़े हैं, तो मैं चाहे पहले आपको ऐसा एक स्माइल देता हूँ. स्माइल के साथ साथ मुंडी ऐसा हिलाता हूँ. ये मुंडी हिलाने का मतलब है मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, मेरे को स्माइल दो और मुंडी हिलाओ, और वो जबरदस्ती स्माइल आता है. ऐसा अगर मैं जबरदस्ती स्माइल दूंगा ना, एक नेचुरल स्माइल आना चाहिए बॉडी लैंग्वेज के साथ. तो उसके बाद अगर सामने वाले का स्माइल आया तो हम बोलते हैं हेलो, बोलते हैं मेरा नाम राजेश टेगोर है और ये मेरा विजिटिंग कार्ड है. दिस इज माई एक्चुअल विजिटिंग कार्ड बाय द वे. तो मैं उनको ये विजिटिंग कार्ड देता हूँ, और ये विजिटिंग कार्ड एक एलिवेटर स्पीच जैसा है, ये माइंड को ओपन कर लेता है. इनका विजिटिंग कार्ड एक पूरी किताब है यहाँ पर, राइट? जिसमें ₹1 का कॉइन ऊपर लगा हुआ है. ये ₹1 का चक्कर क्या है भाई? हाँ, ये आपने मुझे पूछा नहीं है, मैंने आपको पूछने में मजबूर किया है ₹1 लगाकर. वो जब भी कोई पूछते हैं ₹1 क्या है, हम बताते हैं ₹1 का 4 अलग अलग रीजन है. पहला है कि हम रिश्ता देकर शुरू करते हैं, लेकर नहीं. दूसरा है कोई भी रिश्ते का शुरुआत में हम कार्ड देते हैं तो शगुन होता है. तीसरा है हमारा कार्ड नहीं है, करेंसी है. और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सुदेश जी, जब तक आप हमारे कार्ड संभालेंगे आप बगैर पैसे नहीं रहेंगे. ओके, 4 भारी से भी डायलॉग ₹100 का सिक्का देकर. बहुत सही बोला सर. मगर इसमें क्या हो गया कि आप 1 मिनट मेरे को दे चुके हैं, आप इंप्रेस हो चुके हैं, बात का कन्वर्सेशन का शुरुआत हो गया. तो एक छोटी सी मतलब कैसे शुरू करेंगे, कार्ड के साथ शुरू हो गया, आगे आपको लेके जाना है. अच्छा, आई पुट द क्वेश्चन अगेन, जो मेरा फेवरेट हमेशा होता है. एक गांव वाला कैसे लेके जाएगा इसको आगे? कार्ड लेके बनाओ, अपना खुद का कार्ड बनाओ, या तो मेरे पास आइए, मैं कार्ड बना के दूंगा, उस कार्ड को दीजिए. दिस इज वन ऑफ गांव वाला लीड जनरेशन कैसे करेगा? तो सीख कर करेगा. सीखना चाहिए. गांव वाला होने पर आपको लाइसेंस नहीं मिलता हर आदमी को जाकर अपने नहीं, बिकॉज क्या, एक बात समझिए, गांव में कार्ड की जरूरत पड़ती नहीं, बिकॉज पूरा गांव एक दूसरे को जानता है, राइट?
पड़ोसी गाँव वाले भी आपको जानता है वो कैसे काम करेगा? काम वही होना है। तो अपने गांव को छोड़ दीजिए, बाहर आ जाइए, शहर में आ जाइए। नॉट पॉसिबल ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। फैसला करना है। आपको पढ़ाई करने के लिए यूके जाने के लिए बच्चों को भेजते हैं, यूएस भेजते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, न्यूजीलैंड भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? अगर आदमी सोचे कि मैं इंडिया के बाहर नहीं जाऊंगा तो पढ़ाई नहीं होगा, राइट? पढ़ाई के लिए आप दूसरी जगह भेज सकते हैं, नौकरी करने के लिए दूसरी जगह भेज सकते हैं, तो यह बिजनेस के लिए दूसरी जगह क्यों नहीं है? गांव छोटा होता है तो आप लिमिट हो जाते हैं। इस बिजनेस की तरफ आपके मानसिकता को बढ़ाइए। आप गवर्नमेंट में नौकरी मिलता है, आप रांची के हैं और आपको कोलकाता में जॉब मिलता है, आप कोलकाता नहीं जाएंगे? तो एजुकेटेड लोग होते हैं, वो मे बी आप गांव छोड़ने की बात करें, वो अपना मकान नहीं छोड़ेगा कि मेरे पूर्वज यहाँ पर रहे हैं, उनके इमोशन जुड़े हुए हैं और मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा। और द फैक्ट इज अगर देखा जाए तो गांव में ही मेन काम होता है। अगर मैं अपने पर्सनली अपनी बात करूँ, मेरी ग्रोथ की एज अ इंडस्ट्री 70% माई ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ गाँव, राइट? तो गाँव में वो उनको कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करेगा? कोल्ड कॉलिंग से। कोल्ड कॉलिंग से बनाएगा कैसे? कोल्ड कॉलिंग बनाने की जरूरत नहीं। आप कोई भी दुकान में, कोई भी ऑफिस में, कोई भी घर में बताइए और वो टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, जैसे मैं पहले भी बोला था कि कोल्ड कॉलिंग मतलब अनजान आदमी से बात करने का तरीका आना। आप एक बार सीख लेंगे, 5 स्टार में जाके कर सकते हैं, क्लब में जाके कर सकते हैं, BNI बोल के हैं एक बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, उधर जाके कर सकते हैं, अपने प्रोस्पेक्टिंग का बेस बढ़ा सकते हैं। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट इट। एब्सोल्युटली। कि अगर यू हैव टू नेटवर्क फॉर योर नेटवर्किंग बिजनेस। आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे BNI हो गया, रोटरी हो गया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं। शादी ब्याह में और जाइए, वहाँ पर आपके लोग मिलेंगे, राइट? बर्थडे पार्टीज और अलग अलग पार्टीज में जाइए, तो वहाँ पर जितना लोगों से मिलोगे, अलग अलग संस्था में, सत्संग में जाइए, अलग अलग जगह पर जाएंगे जहाँ पर आपको लोग मिले, और जहाँ लोग मिले वहीं आपकी प्रॉस्पेक्टिंग शुरू होगी, वहीं आपका जाल बढ़ना शुरू हो गया। सिंपल तरीके से अगर बोलूं, ज्यादातर लोग क्लोज्ड हैं। मिलने के बारे में, लोगों से परिचय बनाने के मामले में, अपनी दायरा को बढ़ाने के मामले में क्लोज्ड है। हमारे बिजनेस में हमको दरवाजा खोल के रखना पड़ेगा, दिमाग खोल के रखना पड़ेगा, लोगों से मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत समय दरवाजे खोल दिए। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बहुत खूब। इंटरव्यू में कितनी बढ़िया बातें दोनों ने करी है। देश सर ने जो बताया, हर बार उन्होंने जो टारगेट दिया, बताया कि यार गांव के लोगों को क्या है, कैसे करेंगे, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई कि जब आप नौकरी करने बाहर जाते हो तो क्यों ना हम ये काम करने के लिए भी जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ना ही मिलेगी ना। और हम तो यही ना के बिजनेस में। तो आज के सेशन को लेकर किसी की कुछ क्यूरीज, कुछ एक्सपीरियंस तो एंडर्स करें, उसे अनम्यूट करेंगे, उनसे बातें करेंगे। कोई है क्या? जय जी, मीना जी। जी जय जी। राम जी। जी नमस्ते नमस्ते। कैसे हो? बहुत बढ़िया। सर, आप आज का सेशन लाजवाब सेशन। एक तो लीड जनरेशन में जो दिक्कत हो रही थी ओल्ड कॉन्टेक्ट में, वो दूर हो गया। और लोगों के साथ माइंड ओपन कैसे करें, उसका आइडिया एक्सचेंज वाला जो बताया सर ने, वो लाजवाब था। और रॉयल कंफर्ट जो 6 बताई बात, वो जबरदस्त। उससे भी लोग जुड़ने में के हमारे साथ पसंद करेंगे। सुदेश सर ने जो लास्ट में जो सब बात की, वो बड़ी अच्छी लगी। और ओल्ड कोल्ड में कैसे टैगोर जी ने बताया कि नमस्कार मेरा नाम है, कैसे करके हम प्रेजेंटेशन उसके साथ बात करते हैं, कब मिले, बहुत बहुत बढ़िया लगा सर। वेरी नाइस सेशन। थैंक यू सो मच। जय जी, ये आपकी पहली नेटवर्किंग कंपनी है क्या? सर, नेटवर्क मार्केटिंग में मैं ऑलरेडी 7 कंपनी में जुड़ा हूँ, कभी काम नहीं किया है, मैं अभी सीख रहा हूँ। पहली मेरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को सुनो तो एक एनर्जिक है, लेकिन 7 कंपनी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। जुड़े हुए लेकिन स्वदेशी काम नहीं किया।
कभी काम नहीं किया। मेरा मेडिकल का व्यापार लास्ट 19 साल से है सर। मैंने मित्र सर्कल में आए थे, पहले भी बता देता हूँ, मुझे ऐसा जुड़ने वाला काम किसी को मुझे बताने में दिक्कत होती है, मैं नहीं करूँगा। आप आए हो, मेरे दोस्त हो, मेरे मित्र हो, पहचान वाले हो, आप जो भी बोलोगे वो मैं पैसा आपको दे दूंगा। सबसे पहली मेरी कंपनी स्वदेशी थी सर। जी जी जी, कंपनी के नाम मत बताओ, जरूरी नहीं है। हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जय जी यस कि सर, अभी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है एजुकेशन की, जो यस आपको सर, यहाँ पिछले 3 दिन से मिल रही है। बीएससी पहली यस बार सर। अटेंड कर रहे हैं आप? ना, ये मैं तीसरी बार कर रहा हूँ सर। तीसरी बार अटेंड कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही होगी। हर बार ऐसा लगता होगा ना यार, ये तो पिछली बार छूट गया था। यस यस। हाँ, सही है। आप इसको पूरा अटेंड करिएगा और यस, इसको फील्ड में इम्प्लीमेंट भी करना है हमें, यस सर। है ना? तो आपका बड़ा काम यहाँ से होगा। चलिए, यस यस। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। वीना जी, आप अनम्यूट कर सकते जी, लगता है हैं। उनका हो ज्योति नहीं जी, रहा था। हाँ ज्योति जी, ज्योति जी, नहीं। और कोई? तो सबसे अच्छी बात यह है कि टैगोर सर इतना डीपली हमें समझा रहे हैं कि बहुत ही अच्छा समझाते हैं। और वो समझाने को आपको, जो लोग यहाँ पर पूरा माइंड सेट करके प्रॉपर वे में बैठे हैं, तो मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। और यहाँ बैठे लोग अगर क्वेश्चन आंसर उनके नहीं है तो कुछ एक्सपीरियंस ही शेयर करें, ताकि हमें भी लगे कि क्या डीएससी अच्छा प्रोग्राम है या नहीं है। हालांकि ना का तो कोई सवाल है ही नहीं, क्योंकि मैं खुद भी इसको तीसरी बार अटेंड कर रहा हूँ। और मैं आज भी, मुझे ऐसा लगता है यार कि मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं था, ये क्यों नहीं था, ये चीजें कैसा होना चाहिए। क्योंकि मैं मेरे बारे में बताऊं तो मैं एक प्योर रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, और एजुकेशन को लेकर ही मैं भी ऐसे ही निकला था। और मैंने भी शुरुआत से ही ने नियर डियर को छोड़कर, पहले मेरे कुछ थे साथी संबंधी, उनके साथ काम किया। अभी नियर डियर तो मेरे अब आने लगे मेरे साथ में इस काम को लेकर कि यार चलिए अब तुम, क्योंकि वो जब उन्हें दिखा यार सक्सेस, मेरी मेरी कार आई, मेरा मकान बना, तो वो सब चीजें उन्हें दिखने लगी, तो वो अब जाकर मेरे साथ इस सिस्टम में आने लगे हैं। तो हमें कुछ करके दिखाना पड़ता है अपने के लिए, अपनों के लिए, अपनों के सामने, तब जाकर वो हम पर यकीन करते हैं कि नहीं यार भाई, तू सही तो बोल रहा था, मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने तेरे साथ काम नहीं किया, मैं तुझे समझ में नहीं आया। तो बहुत ही प्यारा सेटअप टैगोर सर बता रहे हैं हमें। और वन बाय वन आपको हर बारीकी जो समझाई जा रही है कि यार यहाँ आप ये चूक कर सकते हो, तो ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, मतलब आप ये चूक ना करें। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम गलती करें उससे सीखें, इससे अच्छा जो ऑलरेडी कर चुका है, जो सक्सेस हो चुका है, उनकी गलतियों से सीखे, उन लोगों के एजुकेशन ले, और उसके साथ हम आगे बढ़े। तो ये था मेरी ओर से। कोई और? वीरेंद्र जी, राजेंद्र प्रसाद जी, दीपक जी। राम सर, गुड इवनिंग। नहीं, नहीं। वाकई सर लाजवाब है। और डीएससी सर ऐसा पूरा सेशन जो सर हम लोग आज 3 दिन से अटेंड कर रहे हैं, हम्म, अभी 4 दिन और अटेंड। आज का इसमें जो सेशन रहा सर एक्सीलेंट है। और क्योंकि हम लोग ज्यादा तक यही जो 4 हमें आपको बताए गए सर, 4 लेवल होते हैं सेलिंग के। हम्म,
और 4 लेवल में हम लोग ज्यादा तक यही 3 में ही रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का जो चीजें हम लोग चाहते हैं ड्रीम पूरा करना अपना जल्दी से जल्दी -3 -4 -5। तो प्रोफेशनल में हमें आने के लिए सबसे पहले जो हमें लगा सर, ये 4 लेवल में हमें एजुकेटिंग पे ध्यान देना है। जैसा डीएससी है ही एजुकेटिंग के लिए, डायरेक्ट सेलिंग एसेंशियल प्रोग्राम। तो थैंक यू मिरेकल सर, थैंक यू सुदेश सर, और थैंक यू सर राम सर आपको भी। और एक बात हमें बहुत ही अच्छी लगा सर, कि जो लाइफ स्टाइल है, आपने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि मतलब आदमी चाहता तो है लाइफ स्टाइल खूब अच्छा हो, बहुत बढ़िया हो, स्वदेश मलिक सर की तरह हो, शमसिया की तरह हो, ब्रगेंडी जी की तरह हो, लेकिन उसके लिए हमें आपको सबसे पहले मतलब एजुकेटिंग पे ध्यान देके और अपने जो प्रोस्पेक्टिंग के जो तौर तरीके हैं सर, उसको सही करके चुनाव करना ही है, तो बड़ा से बड़ा चुनाव किया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अगर थैंक यू सर। हम क्या होता है, सोचते ही नहीं है सर। सबसे बड़ी जी ये है हमारे साथ में, हमारी मेंटलिटी जो है ना, वो दायरा ही नहीं छोड़ पा रही। जिस दायरे में हम रहते हैं ना, वहां का दायरा ही हम छोड़ नहीं पा रहे। क्योंकि हमारे, मैं आपको यकीन दिलाऊं प्रसाद सर, कि आपके आपके जो 5 दोस्त है ना, जो उनकी लाइफ स्टाइल है 100% छठे आप भी रहोगे। अगर उनकी सोच करोड़ों में कमाने की है, तो छठा आप भी वही करोड़ों में कमाओगे। अगर उन 5 दोस्तों की सोच नौकरी की है, तो छठे आप भी 100% नौकरी का ही सोचोगे, क्योंकि बातें ही ऐसी होती वहां पर। तो हमको हमारी लाइफ स्टाइल बदलना है, तो ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो ऑलरेडी सक्सेस है, जो जीवन में बहुत बड़ा काम कर चुके हैं। तो वो कहाँ मिलेंगे आपको? वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, मेरिकल सिस्टम के प्लेटफॉर्म पर, डीएससी में मिलेंगे, आपके एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है उनके साथ इवेंट में जाने में मिलेंगे, एलटीपी में मिलेंगे, आरटीपी में मिलेंगे। तो वहां जाइए, सीखिए, और अपने आप को इतना तैयार कर ले, इतना तैयार कर ले कि आपकी 10 फीट के दायरे में भी अगर कोई व्यक्ति आता है ना, तो वो आपको भूलना नहीं चाहिए, बोला यार वो था यार व्यक्ति, तो यार प्रसाद, जिसने प्रशांत ने कमाल की बातें बोली थी। तो ये आएगी कहाँ से बातें? वो ऐसे एजुकेशन से ही आएगी, ऐसे प्लेटफॉर्म से ही आएगी। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर। और जितने भी साथी यहाँ अपने टीम को बैठा रहे हैं सर ना, अभी कल का फीडबैक हमने लिया, परसों का फीडबैक हमने लिया, और कह रहे हैं सर ये डायरेक्ट सेलिंग एसेंशियल प्रोग्राम सर, मतलब कई बार जितनी बार देख रहे हैं, अगली बार देखा गया, उसमें जो कुछ भी मिला फिर से देख रहे हैं सर, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। होगी होगी, और बहुत सारी बातें क्लियर होगी आपको। अभी जितनी बार देखोगे उतनी बार कम। मैंने सवाल ही जवाब बुक को 2 या 3 बार पढ़ लिया है, लेकिन जब भी पढ़ता हूँ लगता है यार ये कैसे छूट गया मेरी निगाह से, ये कैसे छूट गया मेरी निगाह से। ऐसा होता है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। ज्योति जी, मीना जी, आप बात कर सकते हो। दीपक जी, पद्माकर जी, आई थिंक सो सर, कोई है नहीं अभी। नहीं आ रहा है। मैंने सबको अनम्यूट किया है, बट पता नहीं वो लोग। पद्मा राम जी, मैं आप हेलो जी जय जी। राम जी, आप कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हो? मेरा सवाल आपसे है। मैं प्रोस्पेक्टिंग का एक्चुअली बताऊं, मैं पता नहीं क्या करता हूँ कि मैं, अगर व्यक्ति कोई मुझसे मिलता है, वो अननोन हो, नोन हो, कोई भी हो, तो मैं 5 मिनट में उसे अपना बना लेता हूँ। मैक्स टू कैसे? मैक्स 5 मिनट में ऐसा अपना बनाता हूँ कि वो कभी जीवन में मुझे नहीं भूलेगा। वो कैंगन ज्वाइन करे ना करे, लेकिन ये पक्की बात है, वो मुझे कभी भूलता नहीं है। मेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल दिखेगी आपको, सबसे पहली बात। दूसरा, मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ। मतलब दुनिया क्या बोल रही है मेरे बारे में, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जैसे कहीं डांस वगैरह चल रहा है, तो मैं उनसे 5 फीट दूरी पर मैं अकेला भी नाचने लग जाता हूँ, मुझे कोई शर्म लिहा नहीं है। अगर 4 लोग बैठे हैं, तो मैं जाकर उनसे बात भी कर लेता हूँ, है ना। बातें मैं इसी तरीके से करता हूँ कि जो जैसा जिस लेवल का व्यक्ति बैठा हूँ, मान लीजिए कि
लग रहा है कि यंग जनरेशन है, 20-22 साल के लड़के बैठे हुए, तो मैं उनके करियर के हिसाब से बातें करता हूँ। दिख रहा है यार 60 साल एजेड है लोग हैं, तो मैं उनके पास्ट की बातें करता हूँ। क्योंकि आपको बता देता हूँ कि 20-22 साल के जो लड़के हैं, जो यंग जनरेशन है, उनके पास उनका फ्यूचर है, और जो 60 साल एबो हो चुके हैं उनके पास फ्यूचर नहीं है, उनके पास पास्ट है। तो मैं उनके पास्ट से रिलेट करके उनको आगे वाली चीजें बताता हूँ कि यार चलिए क्यों ना हम एक नई जिंदगी नई एक पारी खेलें। जैसे कोई रिटायर हो गया ना, रिटायर पर्सन भी मेरी टीम में है, तो मैं उनके घर जाता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, तो ये बोलता हूँ कि सर चलिए, आपको देखो 62 साल हो चुकी है, आपकी एज हो गई है, आपको गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया, मतलब आप समझे कि गवर्नमेंट रिटायर मतलब आप कोई काम के ही नहीं हो। गवर्नमेंट ने रिटायर कर मतलब आपकी डिग्री भी अब एक कागज का टुकड़ा है, उसको बेच के दिखाओ मार्केट में, वो 0 रेट पे बिकेगी, है ना, उसको तो आपको जलाने में काम आएगा। तो क्यों ना इस एज में एक नई पारी खेली जाए। ये मैं एजेड लोगों से बातें करता हूँ, और जो हम और मेरी एज के जो 40-35 की जो स्ट्रगलिंग लाइफ में, मैं उनसे इस प्रकार से बातें करता हूँ कि यार भाई बता, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, और आज भी अगर हमारे अकाउंट में 5 लाख एट ए टाइम नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? जरा सोच, दिमाग लगा इस बात पे। अगर 5 लाख 8 लाख जब भी अगर हमारे अकाउंट में नहीं है, तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? और जो काम हम कर रहे हैं उससे क्या लगता है तुझे कि आने वाले 5 साल में तेरे अकाउंट में 8-10 लाख रुपए सेविंग रहेगी क्या? उसको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। सोचने पे मजबूर अगर होता है, तो वो एक ने एक बार तो बोलता है भाई तू बात तो सही बोल रहा है। और जो 18-20-22 साल के लड़के, मेरी टीम में 18-20-22 साल के लड़के भी जो आज अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं उनको फ्यूचर बताता हूँ। भाई अगर तुमने एजुकेशन कर ली है तो क्या करोगे? नौकरी करोगे ना। शुरुआत कहाँ से करोगे ये बताओ? 10,000 से, 20,000 से? इससे बड़ी कहाँ मिल रही है आज जो मुझे बताओ? 10,000 20,000 से, इससे ज्यादा नहीं मिल रही है। अब वो 50,000 का सपना देख रहा है, तो कंपनी को पता है कि मैं 5 लड़के रख लूंगा तेरी वजह में। तो ये मैं कंपेयर करके उनको दिखाता हूँ। वही मैं फिर अपने कंपनी का, जब मैं उनसे घुल मिल जाता हूँ, हम सबसे बड़ी बात बताऊं कि हमें ना जो जैसा व्यक्ति है उसके साथ वैसा घुलो, फिर उसको अपने पाले में लो। अभी हम क्या करते हैं, सीधा जाकर हमारा प्लान दिखा देते हैं, हम सब हमारा नहीं नहीं हमारे साथ जुड़ जाओ, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनका माइंड सेट अलग है। तो पहले उनका माइंड को हमारे पास क्लियर करना पड़ेगा। अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखें जितना हो सके। अपने हेयर स्टाइल का विशेष ध्यान रखें हमेशा। थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि आपके बाल कहीं भी उड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। सेविंग आप रोज करें अगर आप कर सकते हो तो। आपके चेहरे पे आदमी को दिख जाता है कि हवा ये इसकी उड़ी हुई है, तो ये मेरे को सपने दिखाना है, तो ये झूठी बात है। तो कॉन्फिडेंस को रखना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही। और एक बात और बोलूंगा, मैंने जितनी भी बातें बोली है, हो सकता है ये आप पर लागू ना हो, क्योंकि आप जाकर मेरी वाली बातें बोलो तो वहां सिचुएशन कुछ और हो, और आप जाकर ये बातें बोलो तो वो भी नहीं हो सकता। एट ए टाइम जो होता है वो बेस्ट होता है। थैंक यू। यस यस, थैंक यू जी वीरेन जी। सर बहुत, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम वीरेंद्र पाल है और मैं लखनऊ से हूँ। और ये सर ने जो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बताए, और ये बताया कि प्रोस्पेक्टिंग अलग है और सेलिंग अलग है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। इसके बाद और भी ये चीजें अच्छा लगा कि कोल्ड कॉलिंग की प्रोस्पेक्टिंग करके हम अपने बिजनेस को और भी तेजी से आगे ले जा सकते हैं, जिसमें और ये 6 बातें जो सर ने बताया, जो मुझे रॉयल लाइफ स्टाइल में जाना है, तो हमें अपने लेवल को एकदम हाई लेवल में 1 नंबर में रखना है, ताकि हम वहाँ जरूर हमारी फ्रीक्वेंसी वहाँ पहुंचे। और ये जो लेवल, कॉलिंग के जो लेवल हैं, उसमें मुझे अपने एजुकेशन को बढ़ाना है, और उस लेवल में ही मुझे ये करना है। जबकि हम ये 3 चीजें हम ही लोग करते थे, जबकि हमें चौथे लेवल की बात को रखनी है, और यही एजुकेशन में ही रहना है। जी। और बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत कुछ सीखने को मिला, और हम लोग सीख करके बहुत ही अच्छे इस बिजनेस को बिल्डअप कर पाएंगे।
थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू। मैं एक बात बताऊंगा सर आपको कि कॉल कॉलिंग आप तभी शुरुआत करें, स्टार्ट करें जब आप थोड़े एजुकेटेड हो जाए, इसमें आप में बात करने का कॉन्फिडेंस जागे। अगर आप डायरेक्ट सीधे ही कॉल कॉलिंग पे चले जाओगे ना तो आपको जी थोड़े जी। पड़ेंगे। तो थोड़ा सा एजुकेटेड हो जाए। नहीं, बिल्कुल सर, हम लोगों ने कॉल कॉलिंग भी किए हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगता है सर से सुन करके और क्लिक करके, बहुत ही अच्छा लगा। जबकि कोल्ड कॉलिंग से हमने 2000 लोगों की लिस्ट अपने पास रखा हुआ है। तो उस लिस्ट पे काम करें, उसको रखने से मतलब नहीं तो किसी और को दे देना। जी नहीं नहीं, उस पे काम कर रहे हैं सर। जस्ट मजाक कर रहा हूँ, है थैंक ना। यू सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक जी जी, वेलकम सर। यू। कोई हाँ, नमस्कार सर। जी डॉक्टर सर, कैसे हो सर? बढ़िया। बहुत बढ़िया आप सर। बस बस अपना कोल्ड कॉलिंग पे आज बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि मैं तो वैसे क्लोज रहता हूँ, क्योंकि मेरा नेचर पहले से, क्योंकि डॉक्टर हूँ तो पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं हम किसी के पास नहीं जाते, तो किसी के सामने बहुत तकलीफ। तो अभी आज सर ने बताया कि अपना दरवाजा ओपन करना पड़ेगा, तो बीच में थोड़ा ऐसा ऐसा हो जाता है, तो बहुत अच्छा एजुकेशन मिला। और एजुकेशन देना है प्रोस्पेक्ट को, जो भी है तो उनको एजुकेशन देना है। बहुत सब सारे बहुत टॉपिक जो है, रॉयल लाइफ, कंफर्ट लाइफ, नेसेसिटी, बैग एग्जिस्टेंस, पॉवर्टी, चैरिटी, और सब बहुत पॉइंट सब बहुत अच्छे लगे। और लेवल्स हो, आस्किंग लेवल, टेलिंग लेवल, सेलिंग लेवल, एजुकेशन, एजुकेशन पे काम करना चाहिए। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बढ़िया। गन्ना जो है, तो हम शक्कर पे वो रहते हैं, तो गन्ना नहीं उगाते हैं, और शक्कर बनाने में रहते हैं, तो बहुत सब अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। और डॉक्टर सर मैं आपको एक बात बोलूंगा। बोलिए बोलिए सर। सॉरी, जो हमारी जो उम्र है ना, वो जस्ट अ नंबर है ना। बहुत सारे लोगों का माइंड सेट हो जाता है 60 62 55 50 की एज में, कह वो उम्र हो गई है, तो ये सिर्फ यस। एक नंबर है। हाँ और ये, लाइफ को कभी भी जिया जा सकता है। हाँ वो तो तो है सर। क्योंकि मैंने देखा है जब आदमी रिटायर हो जाता है, उसको बोला अब क्या करना है यार, अब तो बहुत कमा लिया, पूरे जीवन काम करना कर लिया मैंने यार, तो अब क्या करना, अब तो जो भी है बच्चे देखेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर यही चीज हर व्यक्ति मान लेता तो आज मोदी जी का नाम नहीं होता। यस सर, यस आप सर, देखो सर। रतन टाटा जी जिस दिन इस दुनिया से गए, उसके 2 3 दिन पहले से भी वो काम ही कर रहे थे। यस तो सर। हमें इस काम को बहुत आगे बढ़ाना, और जो हमारी जो एज है उसको, उसका जो सर्टिफिकेट है ना वो फाड़ के भी फेंक सकते हो, करना मत ऐसा, पर मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जो एज है हमारी वो है जस्ट नंबर। हमें अपने आप को कभी नहीं हारा हुआ नहीं मानना है। बहुत आगे हमें काम करना है, और हो सकता है ऊपर वाले ने हमारे को इसी एज में कोई बड़ा काम करने की जिम्मेदारी दी है। इसका सही बात। सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास में है केएफसी। केएफसी का जो मालिक है पागल हो गया, दिवाले हो गया, सब चीज हो गया उसके साथ में। 78 की एज में जाकर वो सक्सेस हुआ केएफसी में। सॉरी 68 में, 68 की एज में जाकर सक्सेस हुआ। उसने पूरा लाइफ, पूरा जीवन पूरी प्रॉब्लम में बिताई, लेकिन बहुत बड़ा काम उसने किया है। तो यहाँ हमारे साथ भी हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर सर। आपको मिलके सर बहुत अच्छा लगता है बस। थैंक यू। और ये में आप आपका लोग हो तो ही तो हमें, नहीं तो हमारी क्या वैल्यू। हाँ सर। हाँ, आप जैसे चाहने वाले हैं तो ही तो हमारा काम हो रहा है, और आपका भी होगा ऐसे ही। थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई कोई भी नहीं? सर सबको तो अनम्यूट किया है वैसे, कोई बात नहीं। लेकिन कोई, हाँ। वो हम ये लोग हैंड रेस करके निकल गए मोबाइल पे, और बातें कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, चलिए मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं आज के इस इवेंट को, कि हमें एजुकेशन पे फोकस करना है, कॉल कॉलिंग का हमें ध्यान रखना है, और जब भी आप बातों की शुरुआत करें तो सामने वाले को प्रोडक्ट प्रमोशन की बजाय हमें उससे, उसकी ही लाइफ से रिलेट करके उसे आगे बढ़ाने में, ताकि वो हमारे साथ इस काम में आए।
और वो आता है अगर हमारे साथ काम में तो बड़ा काम होगा। कोल्ड कॉलिंग, एजुकेशन, रॉयल लाइफ लगा लो। घर में आप जहाँ सोते हो वहां पर एक सामने फोटो लगा लो रॉयल लाइफ का, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये बंगला मुझे बनाना है। थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं कल। ठीक है सर। एक सत्येंद्र जी बोल रहे हैं टॉक टू मी। सर आप अनम्यूट करिए ना अपने आप को। सत्येंद्र जी हैंड रेस करा क्या आपने? चलिए, ओके ओके, थैंक यू मैम। यस सर। मिलते हैं थैंक यू कल। सर, थैंक यू। ओके ओके।